गुड इवनिंग। एक ऐसे समय में जब हम लोग सब जान रहे हैं कि हम लोग एक बहुत ही क्राइसिस के समय से और इमरजेंसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। ऐसे में वर्चुअल मीडिया और वर्चुअल प्लेटफॉर्म एक तरह से कहिए कि एक वरदान के रूप में सामने आया है कि इसी बहाने हम लोग एक दूसरे से मिल पा रहे हैं, कुछ बातें कर पा रहे हैं और लॉकडाउन में अपने घर के अंदर बंद हो जाने की जो मामला था, उससे थोड़ी सी मुक्ति जैसी भी मिली है। तो यकीनन ये एक बढ़िया प्लेटफॉर्म भी साबित हो रहा है और हमारे जो आयोजक हैं साझा संवाद के, उनको इसके लिए बहुत साधुवाद, उनको इसके लिए बहुत सारा जोहार कि उन्होंने इसी बहाने एक बढ़िया संवाद का सिलसिला शुरू किया है, आपस में बातचीत का सिलसिला शुरू किया है। आज का जो टॉपिक है मैं उसकी तरफ सीधा आऊं, और चूंकि मुझे इश्तियाक भाई ने से कल बात हो रही थी और इश्तियाक भाई ने ये कहा कि एजुकेशन और शिक्षा मातृभाषा के द्वारा इस पे हम लोग बातचीत रखेंगे। मुझे लगता है कि इसके पीछे शायद एक फैक्टर ये काम कर रहा है, जो इमीडिएट फैक्टर काम कर रहा है वो शायद ये है कि अभी जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है और उस नई एजुकेशन पॉलिसी में जो बातें की गई हैं मदर टंग के हवाले से और मदर टंग के द्वारा शिक्षा देने के हवाले से, तो शायद ये एक इमीडिएट फैक्टर या कारण रहा होगा इस टॉपिक को तय करने के पीछे। जहां तक मेरी इसमें मौजूदगी का सवाल है, फिर वही कहूंगा कि शायद हमारे जो आयोजक हैं और खासतौर से इश्तियाक भाई को शायद ये लगा होगा कि चूंकि ये अंग्रेजी के शिक्षक हैं तो इनको लाया जाए और अंग्रेजी कहीं ना कहीं इस पूरे डिबेट में एक रोल प्ले कर रही है। कहीं कहीं वो विक्टिम है, कहीं कहीं वो बड़ा प्लेयर है, कहीं कहीं वो, तो शायद इश्तियाक भाई को ये लगा होगा कि अंग्रेजी के शिक्षक के नाते ये शायद अंग्रेजी की तरफ नजर आएंगे। बट मैं आपको बहुत शुरुआत में ही कह दूं कि मैं बिल्कुल भी कतई भी अंग्रेजी की तरफ नजर आऊंगा, लेकिन मैं मदर टंग में शिक्षा को देने को लेकर के मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ। मैं क्यों डाउटफुल हूँ और उसके पीछे खालिस हिंदुस्तानी कारण है बिल्कुल मेरे। मैं शुरुआत यहाँ से करूँ कि जो रिसर्च है, जो बार बार कल इश्तियाक भाई भी उस पर रेफर कर रहे थे कि एक्सपर्ट्स का और स्कॉलर्स का ये मानना और ये रिसर्च दुनिया में आई भाषा विद्वानों के द्वारा कि अगर मदर टंग में शिक्षा दी जाए तो वो समुचित मानना है स्टूडेंट होने के नाते कि ये सोच अपने आप में ही मतलब ये कहिए कि वेस्ट से लाई गई सोच है। ये भी जैसे बहुत सारी हमारी सारी थ्योरियां वेस्ट से आ रही हैं, हमारी सारी थ्योरियां जो हैं वो वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट्स हैं, तो ये भी मुझे ऐसा लगता है कि ये भी जो सोच है ये भी एक वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। 1960-70 की दहाई में इस मुल्क में वाटर बॉटल्स का चलन शुरू किया गया और इस मुल्क वालों को ये बताया गया कि तुम्हारा पानी खराब है और ये जो बोतल में हम, उस वक्त शीशे की बोतलों में पानी आता था, ये जो शीशे की बोतलों में हम तुम्हें पानी दे रहे हैं ये ज्यादा अच्छा है। और फिर अब उस 1960-65-60-70 की दहाई से लेकर के अब अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के छोटे छोटे गांवों में भी आपको वाटर बोतलें नजर आ जाएंगी। तो जितने सलीके से कॉर्पोरेट वाटर बॉटल्स बेची गई इस देश में, पहली बात। दूसरी बात यह कि फिर आरओ को जिस तरीके से जितने ढंग से इस कंट्री में इंट्रोड्यूस कराया गया, फिर उसके बाद वेजिटेबल ऑयल या जो रिफाइंड ऑयल को जिस तरीके से इस कंट्री में इंट्रोड्यूस कराया गया, ग्रीन टी को जिस खूबसूरती से इस कंट्री में इंट्रोड्यूस कराया गया, और मैं बिल्कुल ब्लाइंडली मानता हूं कि ये सारी की सारी दरअसल ये पूरा, और फिर बाद में ये साबित होता चला गया कि ग्रीन टी उतना इफेक्टिव नहीं है। ये भी साबित होता चला गया कि हमारा पानी खुद का जो हम जमीन के भीतर से निकाल करके पी रहे हैं, हम अपनी कुओं से जो पानी पी रहे हैं, अपने गांव में तालाबों और झरनों से जो पानी पी रहे हैं, वो किसी भी तौर पे खराब और बुरा नहीं है। फिर ये भी साबित होता चला गया कि जो वेजिटेबल ऑयल और जो क्या नाम है रिफाइंड ऑयल जो एक हवा खड़ा किया गया, वो भी किसी तौर पर बहुत बेहतर नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये भी जो एक थ्योरी है मदर टंग वाली, ये थ्योरी इसलिए मुझे बहुत बेहतर नहीं लगती है क्योंकि ये पहली बात तो ये कि ये कंप्लीटली प्योरली वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट है। दूसरी बात ये, और वेस्ट वाले अपनी सहूलत के हिसाब से जैसे ब्लड प्रेशर और ब्लड शुगर के लेवल को ऊपर नीचे करते रहते हैं अपनी दवाइयां बेचने के लिए, वैसे ही ये थ्योरी भी है। इस सिलसिले में हम लोग इत्तेफाक से इसमें
सब लोग शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सब लोग भाषा वाले लोग हैं और कहीं ना कहीं भाषा जुड़े हुए हैं। और अगर हम लोग सब लोग भाषा से जुड़े हुए हैं, साहित्य से जुड़े हुए हैं, तो भाषा विज्ञान और जिसे हम लिंग्विस्टिक्स कहते हैं, उसमें लैंग्वेज की जो बहुत बुनियादी और बेसिक थ्योरियां जो हम लोगों ने पढ़ी हैं, उसमें ये सही है कि लैंग्वेज एक्वायर की जाती है और लैंग्वेज इंसान अपने परिवेश से एक्वायर करता है। लैंग्वेज एक्विजिशन की थ्योरी हम लोगों ने पढ़ी है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन हम लोगों ने लैंग्वेज के लर्निंग की भी थ्योरी पढ़ी है कि लैंग्वेज लर्न भी की जाती है, लैंग्वेज है, ठीक है। दूसरी बात जो मैं कहना चाह रहा था वो ये कि इस थ्योरी का जो एक कॉमन बहुत पॉपुलर डेफिनेशन रिगार्डिंग के मदर टंग एजुकेशन है ना, इसका जो बहुत कॉमन डेफिनेशन है वो मैं जरा सा आप तक पहुंचाऊं। मुझे माफ कीजिएगा, मैं थोड़ा सा अंग्रेजी यूज करूंगा यहाँ पे। जो वो जो डेफिनेशन है वो सबसे पॉपुलर मदर टंग के हवाले से वो ये है कि मदर टंग एजुकेशन रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ स्कूलिंग दैट मेक्स यूज ऑफ द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। अब ध्यान दीजिएगा, मैं तोड़ तोड़ के पढ़ूंगा। अब यहीं से प्रॉब्लम और कंफ्यूजन की शुरुआत होती है। मदर टंग एजुकेशन रिफर्स टू एनी फॉर्म ऑफ स्कूलिंग दैट मेक्स यूज ऑफ द लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। ठीक है, अब फिर आगे बढ़ता हूं। द चिल्ड्रन लैंग्वेज और लैंग्वेजेस दैट द चिल्ड्रन आर मोस्ट फेमिलियर विथ। दिस इज यूजुअली द लैंग्वेज दैट चिल्ड्रन स्पीक एट होम विद देयर फैमिली। और आगे ये थ्योरी कहती है कि द मदर टंग डज नॉट हैव टू बी द लैंग्वेज स्पोकन बाय द मदर। यानी ये कि नेसेसरीली वही लैंग्वेज नहीं होगी जो मदर के द्वारा बोली जाती है, वो लैंग्वेज होगी जो परिवेश में बोली जा रही है और जो बच्चा जिससे एक्सपोज हो। क्योंकि ये जो पूरा सेट है यही है टंग के द्वारा। स्कूल ड्रॉप आउट रेट्स, अगर आप ड्रॉप आउट रेट्स, अब मुझे बताइए कि इस देश में पिछले सतह उड़िया मीडियम, उर्दू मीडियम नहीं चलाए हैं, और उसके पैरेलल हमने इंग्लिश मीडियम स्कूल्स चलाए हैं। बताइए के ड्रॉप आउट रेट्स कहां ज्यादा है, हिंदी मीडियम, उर्दू मीडियम, उड़िया स्कूल। इसी जुमले का दूसरा हिस्सा ये है, एंड मेक्स एजुकेशन मोर एंगेजिंग फॉर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। देखिए यहां नियत दिख जाती है साफ साफ। यानी ये कि आप मदर टंग के लिए ये कह रहे हैं कि आप मदर टंग में किसको पढ़ाएंगे? मदर टंग स्कूल एजुकेशन विल मेक द एजुकेशन मोर एंगेजिंग फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। मतलब क्या है आपका? मतलब आपका यह है कि वो जो मार्जिनलाइज्ड नहीं है, इसका मतलब ये कि उसके लिए आप कोई दूसरा टाइप ऑफ एजुकेशन सेलेक्ट करके रख रहे हैं। और ये समस्या है। पूरे आजादी के इन 70-73 सालों में हम लोगों ने दरअसल एजुकेशन के साथ जो खिलवाड़ या जो एक्सपेरिमेंटेशन किया है, ये समस्या। देखिए दरअसल एजुकेशन को राइट माना गया। आप एग्री करेंगे कि ये एक अधिकार है हमारा और बुनियादी अधिकारों में से है। बुनियादी अधिकार वो है जिसको स्टेट डिनाई नहीं कर सकता है। अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो बुनियादी अधिकार वो है जिसको स्टेट डिनाई नहीं कर सकता है। एजुकेशन को स्टेट सब्जेक्ट और वेलफेयर सब्जेक्ट माना गया, इसे वेलफेयर का सब्जेक्ट माना गया। और हमने एजुकेशन को एजुकेशनल वेलफेयर की बात की, लोगों के, अपने अवाम की, अपने जनता की। जब हमने एजुकेशनल वेलफेयर की बात की अपने अवाम की और जनता की, इसका मतलब यह कि एजुकेशन हमारे लिए समानता को अचीव करने का एक टूल था, और टूल है, था नहीं कहना चाहिए मुझे। एजुकेशन समानता को अचीव करने का एक टूल है। अगर एजुकेशन समानता को अचीव करने का एक टूल है तो फिर हमने ये मल्टी लेयर्ड एजुकेशनल सिस्टम के उड़िया मीडियम का एक अलग स्कूल होगा, बांग्ला मीडियम का एक अलग स्कूल होगा, उर्दू मीडियम का एक अलग स्कूल होगा, हिंदी मीडियम का एक अलग स्कूल होगा, ठीक है। और फिर वो जो इंग्लिश मीडियम स्कूल्स भी हमने क्रिएट किए, वो भी कई लेयर्ड एजुकेशन स्कूल्स थे। वो एक तो वो थे जो गांव मोहल्लों में, जैसे मैं पढ़ करके आया और मुझे कहीं नौकरी नहीं मिली तो मैंने एक इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल लिया। इस किस्म के भी स्कूल्स खोले गए। और फिर वो स्कूल्स जिनको हम शहर के बड़े और नामी और प्रसिद्ध स्कूल्स कहते हैं। एंड दैट वे वी हैव क्रिएटेड, मतलब कम से कम दो तरह के स्टूडेंट्स तो हमने क्रिएट किए ही। एक वो जिनका सेल्फ एस्टीम, सो कॉल्ड सेल्फ एस्टीम बहुत ऊंचा होता है, और एक वो जिनको हम चटाई बिछा करके या कभी कभी दरी बिछा कर या कभी कभी नंगी जमीन पे एक प्लेट में खिचड़ी देकर के मिड डे मील के नाम पे बिठा देते हैं। तो हमने इस देश में ये इस किस्म का एजुकेशन सिस्टम क्रिएट किया। और ये कहीं तो किसी, इसीलिए मुझे इस बात पे पूरी मैं आपत्ति जाहिर कर रहा था कि ये जो जुमला था कि ये जो एजुकेशन है थ्रू मदर टंग, जो एजुकेशन है वो इंगेजिंग है फॉर द मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। भाई मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के लिए क्यों इंगेजिंग है? जो मार्जिनलाइज नहीं है उनके बारे में आपका क्या ख्याल है?
उनको आपने तो एक अलग तरह का एजुकेशन सिस्टम दे करके रखा है। और फिर जब टैगोर अपनी कविता में कहता है कि वेयर द माइंड इज विदाउट फियर वाली जो कविता है, उसमें जब वो कहता है कि जहां ज्ञान की गंगा निर्बाध रूप से सबके आंगन में पहुंचे, तो जब ज्ञान की गंगा निर्बाध रूप से सबके आंगन में पहुंचे, तो ये आपने तरह तरह की जो ये जो ऑब्स्टिकल्स हैं ये क्यों लगाए हैं फिर आपने? उसके बाद यही रिसर्च जो मैं जुमला पढ़ रहा था, इसको मैं अब आगे बढ़ाऊं, मार्जिनलाइज्ड ग्रुप के बाद एक अगला जुमला उसमें जोड़ूं, चिल्ड्रन हु बेनिफिट फ्रॉम मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, जिसको ये कहते हैं MTBMLE। अब ये MTBMLE क्या है? मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। तो ये कहते हैं कि MTBMLE जो है, यानी मदर टंग बेस्ड मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कैन परफॉर्म बेटर, चिल्ड्रन कैन परफॉर्म बेटर इन देयर सेकेंड लैंग्वेज। तो हमारे यहां तो पहले से ऑलरेडी ये कंसेप्ट था, थ्री लैंग्वेज पॉलिसी। थ्री लैंग्वेज पॉलिसी का एक कॉन्सेप्ट था। हम मदर टंग की भी बात कर रहे थे, हम जो हमारी बड़ी भाषा थी देश की उसकी भी बात कर रहे थे, उसको भी साथ लेकर के चल रहे थे, और एक फॉरेन लैंग्वेज को भी लेकर के साथ चल रहे थे। तो ये कॉन्सेप्ट तो था हमारे यहाँ ऑलरेडी। दूसरी बात ये कि जब हम लोग और आगे बढ़ते हैं और जब हम लोग ये कहते हैं कि हमारी जो नई शिक्षा नीति है वो ये कह रही है कि हम मदर टंग एजुकेशन को एक नॉर्म बनाएंगे, और मदर टंग एजुकेशन में आज देख रहा था एक रूटू फाउंडेशन है, RUTU, रूटू फाउंडेशन है, और उनका ये नारा है मेकिंग मदर टंग एजुकेशन द नॉर्म। ठीक है, वर्किंग इन द फील्ड ऑफ मदर टंग एजुकेशन एंड मेकिंग मदर टंग एजुकेशन देयर नॉर्म। तो ये जो रूटू फाउंडेशन है ये कहता है कि मदर टंग एजुकेशन ऑफर करने का मतलब हमारा ये नहीं है, वी डू नॉट मीन दैट चिल्ड्रन शुड बी ऑफर्ड एजुकेशन इन मदर टंग ओनली। तब क्या है भाई? तब ये है, कहते हैं आगे कि वी बिलीव दैट इन एजुकेशन इन टुडेज ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड ऑल चिल्ड्रन बेनिफिट फ्रॉम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। अब जब मल्टीलिंगुअल एजुकेशन ला रहे हैं विच ऑफर्स अपॉर्चुनिटी टू बिकम फ्लुएंट इन मदर टंग एज वेल एज इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड वन मोर फॉरेन लैंग्वेज। तो जब ये है और ये ऑलरेडी हमारे यहाँ था, तो इसमें फिर हम लोगों ने कुछ नया जोड़ने की ऐसे बहुत कोशिश नहीं की। अब आइए मदर टंग एजुकेशन के हवाले से एक आखिरी बात मैं करूं, उसके बाद मैं फिर अपने कुछ तर्कों तक पहुंचूंगा कि वो जो रिसर्च है या वो जो थ्योरी बार बार मदर टंग एजुकेशन के सिलसिले में दी जाती है, वो ये कहती है कि चार पांच बेनिफिट्स को इंगित करती है, 4-5 बेनिफिट्स को मदर टंग एजुकेशन के 4-5 बेनिफिट्स को पॉइंट आउट करती है। मैं ज्यादा ना लेते हुए मैं बहुत जल्दी में अगर कुछ खाली पॉइंट आउट करूं तो मदर टंग एजुकेशन की जो के बेनिफिट्स के बारे में वो ये कहती है कि चिल्ड्रन कैन लर्न बेटर एंड फास्टर। बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और भाषा के स्टूडेंट होने के नाते मैं ये बिल्कुल फील करता हूं कि मदर टंग में हमारे बच्चे कैन लर्न बेटर एंड फास्टर, उस भाषा में ज्यादा बहुत बढ़िया तरीके से महसूस कर सकते हैं और सीख सकते हैं, और जिस है ना। तो दूसरा वो ये इसको ज्यादा ही अपने आप को एट होम फील कर। तीसरा बेनिफिट ये बताया जाता है कि डिले इन लर्निंग ये प्रिवेंट होता है। मदर टंग में अगर पढ़ाएं तो डिले इन लर्निंग ये प्रिवेंट होता है। ये सारी बातें बिल्कुल दुरुस्त है, कहीं कोई आपत्ति नहीं है। अगला जो बेनिफिट है वो ये कहता है कि ये सेल्फ स्टीम को बढ़ावा देता है। मैं बहुत हद तक इसको भी मान लेता हूं कि मदर टंग एजुकेशन जो है वो में पढ़ना जो है वो सेल्फ स्टीम को और आत्मसम्मान को बढ़ावा देता है। बिल्कुल मान लेता हूं मैं इस बात को। पेरेंट्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है, ये भी बिल्कुल दुरुस्त है कि ये पेरेंट्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करता है। और फिर कहता है कि द स्कूल परफॉर्म्स बेटर, द स्कूल परफॉर्म्स बेटर। अब मैं एक सवाल ये रखना चाहता हूं कि पिछले 70-73 सालों से हमने जिस किस्म का भी एजुकेशन अपनाया, मैं ये कह रहा हूं और मैं ये कह चुका हूं कि ये बिल्कुल एक फॉल्टी एजुकेशन सिस्टम था, एक बहुत ही फॉल्टी एजुकेशन व्यवस्था थी जो अपनाई गई, एंड दैट वाज नॉट एट ऑल, किसी भी रूप में वो भारत के लिए सुटेबल नहीं थी।
देखिए, मैं ये मानता हूं और इस सिलसिले में मैं महात्मा गांधी के टॉल्स्टॉय हाउस के एक्सपेरिमेंट को याद दिलाते हुए आपको ये याद दिलाऊं कि गांधी ने बहुत साफ कहा था कि हर देश की ज्योग्राफिकल कंडीशंस, हर देश की क्लाइमेटिक कंडीशंस, हर देश की जो टोपोग्राफी है, हर देश की जो पॉपुलेशन कंडीशंस हैं और हर देश की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट्स हैं वो दूसरे देश से बिल्कुल अलग होती हैं। इसलिए हमें अपनी शिक्षा नीति और हमें अपना एजुकेशनल सिस्टम अपने लेवल पे अपने तरीके से डिवाइस करना होगा। मुसीबत ये हुई है हमारे साथ कि मैकॉले के मैन्यूट्स के बाद से लेकर के आज तक, मैकॉले का जो मिनट्स आया जिसने वेस्टर्न एजुकेशन की बुनियाद डाली इस देश में, वहां से लेकर के आज तक हम वेस्ट के किसी ना किसी एजुकेशनल सिस्टम की कॉपी कर रहे हैं। हम कभी अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम की कॉपी करते हैं, हम कभी ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम की कॉपी करते हैं। ट्रेजेडी ये है कि हमने अपना खुद का एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल डेवलप नहीं किया। मैं आखिर की तरफ जाऊं और जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है उसका एक जुमला लूं और उसका एक जुमला आपके सामने रखूं। फिर माफ कीजिएगा कि ये जुमला अंग्रेजी में है, क्योंकि नई शिक्षा नीति का जो पहला मतलब शुरुआती जो ये है वो, तो उसमें वो जुमला मैं आपके सामने कोट कर रहा हूं और इसमें भी बदमाशी देखिएगा। देखिए, मैं फिर कह रहा हूं और मैं इस बात को भी मानता हूं कि कानून, लॉ बहुत ही मल्टी लेयर्ड होता है और इसीलिए लॉ को इंटरप्रेट करने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लॉ इसीलिए इंटरप्रेट ज्यादा होता है। दुनिया का सबसे आसान संविधान, दुनिया का सबसे कम लिखा हुआ संविधान शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत हूं तो मुझे सही कह कीजिएगा, शायद अमेरिका का है जो बहुत छोटा सा है, बहुत ज्यादा लिखा हुआ नहीं है उसमें कुछ। लेकिन जब उसके इंटरप्रिटेशन की बात आती है और जब अमेरिका की अदालतें अमेरिकन लॉ की व्याख्या करती हैं तो एक बड़े लेवल पे, एक बड़े पैमाने पे व्याख्या करती है। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि चाहे वो लॉ हो, चाहे वो लीगल भाषाएं हो, चाहे वो पॉलिसी की भाषाएं हो, ये इतनी डायबॉलिकल और मुंह होती है, इनको इंटरप्रेट करने के लिए दिल चाहिए। इंटरप्रेट कर एक ऐसे समय में जो इस देश की जो सरकारें समय रही हैं, मैं किसी एक ये कहूं और मैं लगातार यही कह भी रहा हूं कि हमने गलतियां की हैं लगातार पिछले 70-73 सालों में। लेकिन अभी पिछले अभी जो वर्तमान एजुकेशन नीति आई है वो जाहिर है किसी ना किसी एक सरकार ने लाई है। हम बहुत आराम से इसकी नीयत पे और इसकी नियति पे दोनों पे शक करते रहे हैं और कर रहे हैं और करेंगे। एक सरकार जो भारत माता के संतान और भारत माता के अच्छे सपूत होने के नाते अपनी छोटी से लेकर के बड़ी कंपनियां बेच रही है, उस सरकार से आप बहुत ज्यादा एजुकेशन पॉलिसी में बहुत ज्यादा कोई बहुत मतलब ऐसी कुछ उम्मीद लगाएं तो आप देखिए कि वो जो जुमला है वो मैं पढ़ूं और उससे आपको वो जो मैं कह रहा था कि डायबॉलिकल, दोमुही बातें, तो वो देखिए वो आपको दिखना शुरू होगी। पहले ही लाइन कहती है कि वेयर एवर पॉसिबल स्टूडेंट्स टिल क्लास 5 इन स्कूल शुड बी टॉट इन मट। क्या है इसका मतलब यह है कि आपने रास्ते छोड़े और आप ऐसी बोतलों तक के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है। जाहिर है आप और हम बहुत अच्छे से जब जानते हैं कि वो शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की भी बात कर रही है। जब वो शिक्षा के प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है तो उसके लिए जरूरी था कि वो ये जगह छोड़े, उसने लूप्स छोड़े। उसने कहा कि वेयर एवर पॉसिबल स्टूडेंट्स टिल क्लास 5 इन स्कूल शुड बी टॉट इन मदर टंग। दूसरी देखिए, अगर वो डॉक्यूमेंट आपकी नजर से गुजरा हो तो आपने देखा होगा कि मदर टंग के बाद उसने यही नहीं छोड़ा, मदर टंग के बाद उसने स्लैश लगाया, उसने कहा रीजनल लैंग्वेज, फिर एक स्लैश लगाया और कहा लोकल लैंग्वेज। अब ये क्या है? फिर उसके बाद जब इस पे व्याख्या की गई, मैं सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूंगा, एक जमशेदपुर के एक बड़े शिक्षण संस्थान ने एक वेब मीट ऑर्गेनाइज किया था और उसमें एक पॉलिसी मेकर्स, वन ऑफ द पॉलिसी मेकर्स जो थी नई शिक्षा नीति की, वो भी उसमें इनवाइटेड थी और उनका एक जुमला है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि द आइडिया बिहाइंड मदर टंग टीचिंग इज नॉट टू स्टॉप और हैम्पर इंग्लिश मीडियम टीचिंग। ये उनका जुमला है कि द आइडिया बिहाइंड मदर टंग टीचिंग इज नॉट टू स्टॉप और हैम्पर इंग्लिश मीडियम टीचिंग। देयर इज अ लाइन इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट दैट सेज टीचर्स कैन बी बाइलिंगुअल विद देयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब पहला जो लाइन है कि द आइडिया बिहाइंड मदर टंग टीचिंग इज नॉट टू स्टॉप और हैम्पर इंग्लिश मीडियम स्कूल, मतलब क्या है? मतलब बहुत सीधा है कि आप एक बार एक तरफ एक मुस्लिम इलाके में
एक वो मीडियम स्कूल अलाउ करेंगे, एक उड़िया बहुल इलाके में एक उड़िया मीडियम स्कूल अलाउ करेंगे, अली बहुल स्कूल अलाउ करेंगे। ये स्कूल साथ साथ पैरेलल चलते रहेंगे। तो आप चॉइस कहाँ दे रहे हैं और किसको दे रहे हैं, ये सब जरा सा सोचने वाली बातें हैं। फिर वो ये जो वो ये कहती हैं कि देयर इज अ लाइन इन द पॉलिसी डॉक्यूमेंट विच सेज के टीचर कैन बी बाइलिंगुअल इन देयर मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। अब मैं ये कहूं अगर कि हमारे टीचर्स पिछले 70 सालों से बाइलिंगुअल हैं, आज कोई नया नहीं है कि अब के बाइलिंगुअल हैं। जब मैंने पहली दफा 1997 में 1997 में करीम सिटी कॉलेज ज्वाइन किया था, तो हमारे इंग्लिश डिपार्टमेंट के हेड ने ये कहा था कि यू शुड यूज हिंदी ऑल्सो इन द क्लासरूम ऑफ इंग्लिश। और वो मैं तब से मैंने गार्ड बांधी हुई है, और आज भी मैं अपनी क्लास में हिंदी यूज करता हूं। और इस हद तक करता हूं कि मेरे बहुत सारे कलीग्स को बड़ी आपत्ति है कि भाई यहाँ तो इंग्लिश की क्लास हिंदी में होती है, लेकिन मैं करता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि मुझे ये करना मेरे लिए जरूरत है। तो अब ये बात खत्म करते हुए मैं आखिर पे अपनी बात पे आऊं। मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं और बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि इंग्लिश मीडियम एजुकेशन हल है या उसको रिटेन करना चाहिए और उसको रहना चाहिए। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि मदर टंग एजुकेशन आना चाहिए, सॉरी, मदर टंग एजुकेशन को नहीं आना चाहिए। मैं बहैसियत, मेरी भी एक मदर टंग है और जाहिर है कि हिंदुस्तान के एक जिम्मेदार नागरिक और मेरी जो भी मादरी जबान है, मेरी जो भी मदर टंग है, उसके एक बहुत अच्छे यूजर और एक बहुत अच्छे लवर होने के नाते मैं खुद चाहूंगा कि मैं अपनी मादरी जबान को, मैं अपनी मदर टंग को फलता फूलता हुआ देखूं। लेकिन मैं दरअसल कुछ ऐसे सवालात या कुछ ऐसे मुद्दे, मैं एक साइड नहीं ले रहा हूं कि कौन सा वाला अच्छा है, मदर टंग वाला एजुकेशन अच्छा है या हिंदी अंग्रेजी वाला एजुकेशन अच्छा है। मैं दरअसल कुछ सवालात या कुछ मुद्दे रख जा रहा हूं आने वाले अपने दोस्तों के लिए, क्योंकि जो आने वाले हमारे वक्ता हैं वो इस फील्ड के सारे एक्सपर्ट्स हैं। शांति मैम के बारे में तो मैं बहुत नहीं जानता हूं, लेकिन नितिशा मैम और भाई, ये दोनों लोग लगातार इस फील्ड में काम कर रहे हैं। ये केवल शिक्षक नहीं है बल्कि ये समाज सेवी भी हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और इन चीजों के बारे में इन्हें मुझसे कहीं ज्यादा ज्ञान है। इसलिए मैं बस कुछ सवाल रख करके चल रहा हूं कि एक बांग्ला मीडियम आबादी में एक बांग्ला मीडियम स्कूल आप खोल देते हैं, एक उर्दू मीडियम आबादी में आप एक उर्दू मीडियम स्कूल खोल देते हैं, एक हिंदी मीडियम आबादी में आप एक हिंदी मीडियम स्कूल खोल देते हैं, आप एक संथाली की आबादी में एक संथाली का स्कूल खोल देते हैं, और उसके बाद फिर क्या? क्लास 5 के बाद फिर क्या? दूसरा एक सवाल मैं ये रख रहा हूं कि हमारे यहाँ हमारे जो देश है वो ऊपर वाले के क्रम से इतना बड़ा देश है कि अपने आप में ये एक कॉन्टिनेंट है, और माइग्रेशन, विस्थापन, या फिर मैं ये कहूं कि आंतरिक विस्थापन, है ना, अंतरराज्यीय आंतरिक विस्थापन भारत की एक सच्चाई भी है और भारत की एक समस्या भी है। और ऐसे में जब एक अंतरराज्यीय भारतीय विस्थापन, जिसमें एक बाप जो दिल्ली में काम कर रहा है, उसका बेटा आरा या भोजपुर के किसी इलाके में रह रहा है, मान लीजिए कि वो भोजपुरी मीडियम स्कूल में पढ़ रहा है, और फिर बाप इस लायक हो जाता है कि वो दिल्ली की किसी रेलवे लाइन के किनारे की किसी कब्जा की हुई झुग्गी झोपड़ी में एक झोपड़ी किराए पे ले पाने में सक्षम हो गया, और वो अपने परिवार को लेकर के दिल्ली लेकर के चला गया, और उसने वहां उसको 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 एडमिशन दिलवा दिया। तो और फिर वहां एक नई समस्या से वो बच्चा घिरेगा। तो ये जो सारी समस्या है, देखिए, ये फिर मैं वही बात खत्म करूं कि ये उन देशों के लिए, यूरोप के उन देशों के लिए ये थ्योरी बहुत अच्छी है, मदर टंग वाली, जो यूनिलिंगुअल देश हैं, जहां जहां एक भाषा या दो भाषा से ज्यादा बात खत्म हो जाती। हम तो जन्मजात बहुभाषीय हैं, और जब हम जन्मजात बहुभाषीय हैं तो क्या ऐसे में ये एक लैंग्वेज दो लैंग्वेज वाला जो मामला है वो हमारे ऊपर बहुत लागू नहीं होता है, और हम बहुत समस्या से ग्रसित होते हैं। ये एक सवाल बहुत बड़ा पैदा होता है। तो ये कुछ मेरे कुछ डाउट्स कह ले सकते हैं आप इसे, मुझे आपत्तियां कह सकते हैं आप इसे। मैं यही अपनी बात खत्म करता हूं इस उम्मीद के साथ कि मैंने जो सवाल खड़े किए हैं, और ये मेरी जिज्ञासाएं हैं, ये मेरी बिल्कुल बड़ी ही जाती जिज्ञासाएं हैं, इस उम्मीद के साथ कि हमारे आने वाले जो वक्ता हैं वो अपने फील्ड के बड़े एक्सपर्ट्स हैं, तो वो हमारी इस जिज्ञासा को तृप्त कर पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं उरांव समाज से बिलोंग करती हूँ, और
झारखंड में रांची की निवासी हूँ और कुड़ुख मेरी मातृभाषा है। और आप लोगों को ये पता होगा कि रांची विश्वविद्यालय में 1980 से 9 भाषाओं की पढ़ाई हो रही है और ये 9 भाषाएं झारखंड की भाषाएं हैं। इसमें 5 जनजातीय भाषाएं हैं, कुड़ुख, मुंडारी, हो, संथाली और खड़िया, और 4 जो है वो यहाँ की रीजनल भाषाएं हैं, क्षेत्रीय भाषाएं हैं, जिसमें कुरमाली, पंचपरगनिया, नागपुरी और कुरमाली, खोरठा, ये 4 जो है यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं। अब हम देखते हैं इन भाषाओं को पढ़ने से या इन भाषाओं का हम हायर एजुकेशन में इसको लाने से हमारे क्षेत्र के लोगों को, झारखंड क्षेत्र के आदिवासी और सदान जो यहाँ की साझा संस्कृति रही है, उसको क्या सामाजिक और राजनीतिक लाभ मिलने वाला है। इससे जो भी सामाजिक लाभ मिलने वाला है, राजनीतिक लाभ मिलने वाला है, इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर 9 भाषाओं का एक विभाग खोला गया है यूनिवर्सिटी में। अभी इन भाषाओं की पढ़ाई, जब ये विभाग खुला था तब स्कूल लेवल पर, हाई स्कूल, प्राइमरी स्कूल कहीं भी ये नहीं था और सीधे वहां से शुरुआत की गई। और उस समय डॉक्टर रामदयाल मुंडा जो थे वो एक एज ए विद्वान भाषाविद, वो मिनीसोटा यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, तो वो झारखंड में विद्वान व्यक्ति थे और मुंडारी भाषा भाषी थे, तो उनको यहाँ का डायरेक्टर बना करके लाया गया। इसमें विभाग खोलने में कई लोगों का सहयोग था, जिसमें कुमार मुख्य रूप से डीपी केसरी हुए, सब लोगों ने मिलकर ये तय किया कि जब तक हमारी भाषाएं और संस्कृति जुड़ी हुई है। मतलब हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि शांति जी और नीतिशा जी जो है मतलब माँ बेटी हैं। और अरे इस वाह। परिवार के जो सबसे अच्छी बात है कि इनके पिताजी ने मतलब शांति जी को शादी के बाद प्रोत्साहित करके उनको पढ़ने के लिए आगे किया। और एक घरेलू, एक गांव की जो लड़की है, वो आज बताइए कि पीएचडी करके कई विदेशों में जाके वो स्पीचेस दी हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक, जो हम लोग का जो एक सांस्कृतिक सोच जो है, मतलब पुरुषों का जो है कि शादी के बाद बीवी को जो है वो बैठाल देना, नौकरी नहीं करवाना, तो उससे हट के था। और आज देखिए कि वो जो है न सिर्फ शांति जी सफल हुई, उनके सारे बाल बच्चे सफल हुए। साझा संवाद के इस प्लेटफॉर्म में ये दूसरी बार आप सबों से मुलाकात और चर्चा का मौका इस्तेयाक जी ने दिया। दिल से आभार। और अपने क्षेत्र से जुड़ने का कोई भी एक मौका हो तो वो कभी भी मिस नहीं होना चाहिए, ये हमेशा मन में रहती है बात। और पिछले 14 साल से जब से दिल्ली में हूँ और अपने भूमि को छोड़ करके जो एक कमी महसूस करती हूँ अपने लोगों को, अपनी भाषा को, अपनी संस्कृति को, तो ये एक वेबिनार, एक ऐसा प्लेटफॉर्म उभर के सामने आया है जहाँ पे बातें बहुत नए लोगों से, और जो एक सीमित होता था हमारा परिधि, फिजिकल डिस्टेंस और एक ज्योग्राफिकल रीजन को, उसको इस वेबिनार के माध्यम से हम लोगों ने तोड़ा है। और कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को बहुत बहुत धन्यवाद कहेंगे और एडुकेशन को बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद कहेंगे। ये पहली बार है जब मैं माँ के सामने बात रख रही हूँ। कभी कोई मौका नहीं मिला था कि दोनों एक ही मंच को साझा करें, और ये बहुत ही यूनिक चीज है जिसको कि मैं आज शायद आप लोगों से डाटाज नहीं शेयर करूंगी, मैं अपने फैक्ट्स नहीं शेयर करूंगी, मैं कोई बौद्धिक बातें नहीं करूंगी। शायद मुझे लगता है आज का जो विषय है उस पे अगर मैं कुछ कहानियां आप लोगों के साथ शेयर करूं तो बातें ज्यादा खुल करके सामने आएंगी। प्रोफेसर एसएम याहिया इब्राहिम जी को हम लोगों ने सुना अभी, और उनकी जो मनसाएं थी, सारी बातचीत का जो सार था, और जो सवाल उन्होंने अंतिम में जाते हुए में छोड़ा है कि इस पर हम लोग अपनी राय दे, बात करें, तो मुझे लगता है राय तो नहीं, लेकिन हाँ, हम लोग बातें जरूर कर सकते हैं आपस में, और इन बातों के दौरान चीजें ज्यादा खुल करके आ जाएंगी जो हम सभी को एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रही होंगी। तो
पहले तो मैंने विषयवार तैयारी की थी कि मातृभाषा और शिक्षा जब झारखंड के संदर्भ में बात की जा रही होगी तो हम लोगों के पास कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस है आर्टिकल 350 ए के तहत कि जब 1950 में हम लागू कर रहे हैं संविधान, तभी में एक संविधान निर्माताओं की नजर में ये बात थी कि कहीं ना कहीं मातृभाषा की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए और इसको एक प्राइमरली जो बच्चा का लर्निंग का जो सबसे मैक्सिमम और सबसे स्टीम्ड टाइम है, उस टाइम में उसको वो लर्न करना चाहिए। और यही वजह थी कि 350 ए में प्रोविजन में रखा गया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, कक्षा 5वीं तक का जो एक आयोजन है, उस दौरान तक में बच्चे को अपनी मातृभाषाओं में पढ़ाने की योजना की जानी चाहिए। और जिस तरीके से इब्राहिम सर ने बताया कि मातृभाषा की परिभाषाओं का विस्तार की, हाँ, माँ की गोद मात्र से मातृभाषा नहीं होती है, बल्कि उसके परिवेश से, जितने भी अन्य लोगों की सराउंडिंग्स है, उससे उस व्यक्ति का एक पूरा व्यक्तित्व भाषाई स्तर पर एक बौद्धिकता उसकी निर्मित हो रही होती है। तो यहाँ पे जब हम कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 350 ए देखते हैं तो इसमें मातृभाषा के संदर्भ में ये बातें की गई हैं। हम थोड़ा सा झारखंड और भारत के लिटरेसी रेट को अगर थोड़ा सा गौर करें तो भारत में लिटरेसी रेट 2011 का अंतिम जो हमारे सामने है और 2020 में जो अप टू डेटेड है वो है 77.7%। और उसमें अगर हम झारखंड की बात करते हैं तो ये परसेंटेज वाइज जो डाटा है ये हमारे सामने आता है 66.41%, जिसमें मेल जो पुरुष वर्ग है उनके हिस्से आता है 76.84% और फीमेल के साइड में आता है 55.42%। मातृभाषाओं के संदर्भ में जब भी हम बात करें इन डाटाओं की कि 77 है, 99 होना चाहिए, 100 होना चाहिए, केरल सबसे आगे लीड कर रहा है, विश्व में हमने एक अच्छे पोजीशन को हासिल करना है, तो इन सारी लिटरेसी रेट्स के साथ में ये जो डाटाज है जो कलेक्ट किए जा रहे होते हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपने इन फिगर्स के माध्यम से अपने रैंकिंग्स को हासिल करना होता है। हम बेसिकली लिटरेट कर रहे होते हैं अक्षरों को, जो वर्ड है साक्षर, हम अक्षरों को पहचानना सिखा रहे होते हैं, लेकिन उन अक्षरों के परिचय के बाद उस व्यक्ति के जीवन में उन अक्षरों का दैनंदिन प्रयोग कितना है, या मतलब उससे वो कितना वास्ता रखता है या नहीं रखता है, इसको मैं एक छोटे से कहानी के माध्यम से सामने रखूं। बिल्कुल अपने घरों की बातें मैं आज करने जा रही हूँ। मेरे बड़े मामा की बेटी का एडमिशन उसलाइन कॉन्वेंट के नर्सरी स्कूल में होना था। नर्सरी में जो बच्चा है छोटा है और वो सिर्फ बोलना सीख पाया है, उनको कुछ ऑब्जेक्ट सिस्टर्स के द्वारा दिखाई जाती है कि ये क्या है, ये क्या है। इन ऑब्जेक्ट्स को देख करके वो उनको टर्म आपको पता करवाना है। तो आलू रखा हुआ है, कभी कुछ रखा हुआ है, कुछ रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। तो इसी बीच में सिस्टर ने उसको, जो छोटी सी बच्ची है, उसको सामने ला करके दिखाया शकरकंद। ठीक है, स्वीट पोटैटो, जिसको हम लोग रांची में या क्षेत्रीय झारखंड में कांदा के नाम से बहुत पॉपुलरली जानते हैं। तो उस बच्ची ने जो घर में सीखा हुआ था, जो लर्न किया हुआ था, उसने बोला कि सिस्टर ये कांदा है। तो सिस्टर समझ गई, लेकिन क्योंकि हम लोग स्कूल में जो चुन के ला रहे हैं वो मानक भाषाओं को लेकर के आ रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लैंग्वेजेस का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं। तो वहां पे वो बोलती है सिस्टर ये कांदा है। तो सिस्टर बोलती है नहीं बेटा, ये कांदा नहीं है, ये शकरकंद है। अब उस बच्ची का रिएक्शन है, नहीं, इसको मेरा बाबा जो है ना वो कांदा ही बोलता है, शकरकंद नहीं है ये। तो उस बच्चे में जो एक द्वंद की स्थिति आई एक ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने में, कि उसने अपने प्रयोग क्षेत्र में उसको कांदा के नाम से जाना था, यहाँ पे आपने उसको शकरकंद कह के उसको इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, और जब वो दूसरे लैंग्वेज की तरफ बढ़ेगा तो वो उसको स्वीट पोटैटो के नाम से जान रहा होगा। ठीक है, तो भाषा की बाध्यता एक्चुअली जो परिवेश से मिलती है और जो दूसरे लैंग्वेज में वो शिफ्ट करता है और तीसरे लैंग्वेज में जब शिफ्ट करता है तो उसको मेजर चुनौतियों की सामना करना पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यही बात है कि हम लोग मदर भाषा में पढ़ाई को चाहते हैं,
खास करके आदिवासी भाषाओं के संदर्भ में, खास करके झारखंड के संदर्भ में। और झारखंड क्या मतलब जिस तरीके से हमारे देश में मल्टीलिंगुअलिटी है, एक प्लुरलिज्म है लैंग्वेजेस को लेकर के, तो हम लोगों को ये एक सेलिब्रेशन का है, क्योंकि भाषाओं में शब्दों का गढ़ना एक बहुत लंबी प्रक्रियाओं से गुजरने वाली बात होती है, सभ्यताओं से गुजरने वाली बात होती है। इन अ डे हम दो लोग मिलकर के शब्दों का निर्माण नहीं करते हैं। ये बेसिकली एक लंबी योजना और आयोजन से लोगों के द्वारा आर्बिट्ररी तरीके से उसको यादृच्छिक करते हुए, हम याद करते हुए उन चीजों को तय कर रहे होते हैं, और फिर वो जाके रूढ़ होती है। तो एक लंबी अपनी भौगोलिक चीजों के परिवेश से हमने चीजों के नाम तय कर रहे होते हैं। मैंने रिसेंटली अभी हो भाषा की विद्वान है डॉक्टर दमयंती सिंह को, उनको सुना था, और उन्होंने बताया था कि उनकी हो भाषा में काटना जो वर्ड है, उस काटने को लेकर के 53 अलग अलग शब्दावलियां हैं। तो उस समाज की ये एक उपलब्धि है जो एक काटना वर्ड से इतने तरीके से जुड़ा हुआ है कि काटना से आप उसको इंग्लिश में कट कह लेंगे, आपने हिंदी के लिए उसको काटना कह लिया, चाहे आप साग काटे, चाहे आप जो भी चीज काट रहे हो, सबके लिए आपने एक ही शब्द से काम चलाना शुरू कर दिया है। लेकिन उन्होंने 53 तरह के अलग अलग काटने के लिए हो शब्द के प्रयोगों को बताया। ये उस भाषा की खूबसूरती है जो कहीं ना कहीं हम लोग शिक्षा में जो अन्य भाषाओं को मीडियम के तौर पे चुन रहे होते हैं, उससे एक दूरी बनती है, हम उनको छोड़ते चले जा रहे होते हैं, और उनके प्रयोग में न होने की वजह से वो गायब हो जाता है। और जो एंसेस्ट्रल जो चीजें ज्ञान के रूप में मिली हुई होती हैं, उनका कहीं ना कहीं ये एक हरासमेंट ही है। मैं दूसरी बात अगर करूं तो हिंदी को हम लोग बोलते हैं बहुत सारी जगह पे, बहुत आसानी से बोल लेते हैं कि हिंदी हमारी मातृभाषा है। लेकिन जो भी ये लोग बोल रहे होते हैं हिंदी को लेकर के, हिंदी हमारी मातृभाषा है, उनको थोड़ा गौर करना पड़ेगा कि उनकी दादी दादा नानी नाना वो लोगों के पास में भी क्या हिंदी ही थी? हिंदी का वही रूप था जो हम लोग बोल रहे हैं? क्या वो कोई क्षेत्रीय भाषाएं नहीं थी जिनको आपने लिपि के अभाव में, साहित्य के अभाव में, या एक पॉलिटिकल रीजंस की वजह से आपने उनको एक दोयमता दे दी और बोल दिया कि ये तो बोलियां हैं? भाई, हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ भाषाओं को आपने 8वीं अनुसूची के अंतर्गत रखा और उसके संरक्षण और संवर्धन के आयोजन किए। लेकिन इसमें ये ऐसी कितनी भाषाएं हैं जिनको कि होना चाहिए, हम उसमें भी यूपीएससी दे सके, हम उसकी भी अकादमीज खोल सके, हम उसमें भी साहित्य रच सके। हमारे पहले स्पीकर्स इब्राहिम सर ने जो बातें रखी हैं कि वो किसी की पक्षधरता नहीं करते हैं, कि उनकी जो मादरी जबान है या उनके सामने जो एक रोटी देने वाला, रोजगार देने वाला भाषा के तौर पे उन्होंने अंग्रेजी को अपने जीवन के लिए चुना, उसी तरीके से मैं अपने लिए कह सकती हूँ कि मैंने इस रोजगार से जुड़ने के लिए, अपनी रोटी को तय करने के लिए, अपनी भावी जिंदगी को ठीक करने के लिए मैंने कहीं ना कहीं एक भाषा को छोड़ा। और ये भाषा मैंने छोड़ा, ये मुझ में समझदारी नहीं थी। मैंने क्यों छोड़ा, इसको लेकर के आज अगर माँ और मेरे पिताजी से मैं पूछती हूँ कि हम लोगों को आप लोगों ने क्यों नहीं बात किया, अब मैं बिल्कुल पर्सनल होकर के एक सिचुएशन आपको बता रही हूँ कि मेरे से मेरी मातृभाषा कैसे छूटती है। आप इसको बिल्कुल हर एक आदिवासी घरों का आयोजन समझ सकेंगे। मेरे पिताजी जो हैं वो रांची करमटोली स्थित घर में हैं, तो उनके यहाँ पे मुंडाओं का डोमिनेंस है। तो वहां पे जितने भी उरांव पीपल भी हैं वो मुंडा स्पीकिंग है। तो वहां पे जितना एक भाषाई दबाव की वजह से जो भी जातियां हैं, किसी भी गैर आदिवासी समाज की भी जातियां हैं, उनके पास एक लंबे समय तक भाषा के तौर पे मुंडारी रही। मेरी माँ लोहरदगा के पास की है, कुड़ू से, और वहां पे उनकी भाषा उरांव बेल्ट में होने की वजह से कुड़ुक रही। और कुड़ुक होने की वजह से कुड़ुक और मुंडारी जब आपस में ये दो लोगों की मैरिज होती है, दोनों कम्युनिटी सेम है लेकिन भाषा ही अलग अलग है। अब घर में हम लोगों को दोनों ने मुंडारी में बाबा बोल सकते थे तो हमें नहीं समझ में आता, या मम्मी से बात नहीं कर सकते थे, या मम्मी कुड़ुक बोलती पापा से तो वो दोनों आपस में बात नहीं कर सकते थे। तो तीसरे विकल्प के तौर पे चाहे अचाहे हमारे घर में हिंदी ने प्रवेश किया। माँ के पास इतना एफर्ट था, इतना सेंस था, और एक जेंडर का
जेंडर के पास जो पिकअप का सेंस होता है कि मुझे तो ससुराल आना है, यहाँ सरवाइव करना है, तो मुझे इस लैंग्वेज को सीखना है। उन्होंने उस भाषा को सीखा। आज वो कुड़ुख और मुंडारी में एकदम परफेक्ट है और इक्वली वो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकती है। लेकिन उन्होंने जब तक उस जिस टीआरएल लैंग्वेज डिपार्टमेंट की वो बातें कर रही थी 80 के दशक में जो खुला था, और जब तक वहां पे उन्होंने एडमिशन नहीं लिया 90 के दशक में, तब तक मम्मी को इस बात का एहसास ही नहीं था कि हिंदी सिखाना मेरे बच्चे को, मेरे घर के लिए और मेरी संस्कृति के लिए, मेरी पहचान के लिए संकट बन के आएगा। उन्होंने देखा स्कूल में, बाजार में और पूरे परिवेश में जो भाषा थी पड़ोस में, वो पूरे तरीके से हिंदी होती जा रही थी, वो अंग्रेजी की तरफ होते जा रही थी। जो हमारी आर्थिक की थी घर की, उसके अनुसार उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल को ऑप्ट करना प्रेफर किया, क्योंकि मेरे लिए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का चॉइस ही नहीं था, ना माँ बाबा के पास था ना मेरे पास था। तो हम लोगों को जो भी माध्यम हमारे बजट के अकॉर्डिंग मिल पाया वो यह था, और हम लोगों ने उसमें अपनी पढ़ाइयां हासिल की। माँ ने टीआरएल में से अपनी जब पढ़ाई पूरी की तो उनको लगा कि ओ मेरे से तो बहुत गलती हो गई, मैंने अपने बच्चों को अपनी भाषा नहीं सिखा पाई। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हम लोग स्कूल में ऑलमोस्ट 6th 7th 8th क्लास में आ चुके थे, और उसके बाद वो अकेले ही अगर एफर्ट भी करती हमारे ऊपर तो वो एक सिचुएशन बन ही नहीं सकता था जहां पे कि हम बोलना सीख सकते। अब प्राइमरली हमारे पास आदिवासी घरों में भी प्राइमरली लैंग्वेज हिंदी या अंग्रेजी प्रवेश कर चुकी है। ऐसी स्थिति में हम लोगों को जो एक मेजर नुकसान उठाना पड़ रहा है कि जो हमारे पास अपनी शब्दावलियां थी, अपने गीत थे, अपनी जो चीजें थी, उससे हम लोगों का इतना अपरिचय हो गया है कि अब हम चाह करके भी दिल्ली में बैठ करके एक एफर्ट करके भी सीखने की कोशिश करें तो मुझे परिवेशगत, मुझे सुनने वाले लोग नहीं मिल रहे होंगे, बोलने वाले लोग नहीं मिल रहे होंगे, और मैंने सिर्फ उसको लर्न किया होगा, उसको प्रैक्टिस और उसको फ्लुएंसी जो आ सकती थी वो नहीं आ सकती थी। ठीक है, तो ये एक बात इस हवाले से मैंने यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे रखी। तो हिंदी कहीं ना कहीं जिस तरीके से हिंदी अंग्रेजी पे ये दबाव बनाती है कि अंग्रेजी वालों ने हमारा बहुत ज्यादा नुकसान किया, तो हिंदी ने भी क्षेत्रीय भाषाओं को, रीजनल भाषाओं को, आदिवासी भाषाओं को बहुत मेजरली किल करने में, उसको खत्म करने में अपनी महती भूमिका निभाई है। इसको मैं बहुत स्पष्ट रूप से कह सकती हूँ। एक छोटा सा एग्जाम्पल और बता देना चाहती हूँ कि मेरी मदर ने नेट और जेआरएफ की परीक्षा 1994 में पास की। वो एलिजिबल हो गई कॉलेज में और यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए। लेकिन 94 से लेकर के आज 2020 आ गया, जब बिहार ज्वाइंट था या जब झारखंड सेपरेट हो गया, तब तक 2 अपॉइंटमेंट्स दोनों सरकारों ने निकाली, और वो दोनों सरकारों ने कभी ये तय नहीं किया कि इन आदिवासी भाषाओं में नियुक्तियां होनी चाहिए। सारे केसेस आज भी कोर्ट्स में पेंडिंग पड़े हुए हैं। माँ को ये समझ में आया कि मैंने कुड़ुख में पढ़ाई की और मुझे नौकरी आज तक नहीं मिली, मेरे बच्चे कम से कम अगर भाषा तो नहीं सीख पाए, लेकिन उनको अगर मैं यहीं रखती हूँ तो वो आगे भी ग्रो कर पाएंगे, तो इनको इनके लिए कहीं और भेजना। तो उन्होंने ये बोला कि मैं नमक और रोटी भी खा लूंगी, लेकिन तुम लोग निकलो यहाँ से। और उन लोगों ने एक एफर्ट किया, मेरे माँ बाबा ने ये एफर्ट किया कि उन्होंने कभी घर को बनाने की कोशिश नहीं की, मिट्टी का घर, खपरैल का घर। उन्होंने बोला कि मेरे बिल्डिंग्स तैयार हो रहे हैं जो मैं अपने बच्चों पे इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो हम 3 भाई बहनों में मेरे मम्मी पापा का ये था इन्वेस्टमेंट कि कुछ भी खाएंगे लेकिन पढ़ाएंगे। चौथा, मेरे पापा ने मेरी मदर पे इन्वेस्टमेंट किया। वो हमेशा बोलते थे मैं 4 बिल्डिंग तैयार कर रहा हूँ, और वो 4 बिल्डिंग हम तीनों बच्चे थे और चौथा मम्मी थी। तो इस तरीके से एक सेंस था कि कुड़ुख ने अगर रोजगार नहीं दिया, रोटी नहीं दिया, तो अन्य भाषाओं की पढ़ाइयों से ये मिल सकता है। और हिंदी की वस्तु स्थिति जो देश में एक ग्लोरिफिकेशन है बहुत ज्यादा, जो आज भी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है, जो राजभाषा है, संपर्क भाषा है, वो काम करने की भाषा है, लेकिन राष्ट्रभाषा नहीं बन सकी है। इस भाषाई दबाव को एक आदिवासी परिवार, एक आदिवासी समाज कैसे डील करता है, और वो रोजगार से जोड़ता है। हर एक सरकारी कार्यालयों में राजभाषा विभाग का होना, राजभाषा विभाग के बाद उसमें हिंदी अधिकारी का होना, हिंदी अधिकारी के बाद उसमें आप पाएंगे जो ट्रांसलेटर्स होते हैं उसकी नियुक्तियों का होना। इन तमाम जगहों पे आपके लिए रोटी की व्यवस्था है, लेकिन आदिवासी भाषाओं के लिए, क्षेत्रीय भाषाओं के लिए ये व्यवस्थाएं कर पाने में सत्ता, और सत्ता से ज्यादा जो यहाँ का एक सामाजिक परिवेश है जो भाषाओं को जाति से देखती है। मैं हिंदी की
पढ़ने वाली छात्र रही हूँ। हिंदी के संदर्भ में मैं बता सकती हूँ 1850 का दशक है, जब प्रताप नारायण मिश्र जैसे राइटर्स और जो भारतेंदु मंडल के राइटर्स हैं वो हिंदी को जोड़ते हैं, एक नारा देते हैं, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। भाषा का सांप्रदायिकरण हिंदी या भारत के इतिहास में एक बहुत बड़ा काला अध्याय है। कोई भी भाषा किसी जाति विशेष की, किसी धर्म विशेष की कभी नहीं हो सकती थी, लेकिन 1850 का ही दशक है जब इन भारतेंदु मंडल और अन्य लेखकों की मंडलियों ने इस चीज को मतलब प्रोपेगेंडा के तौर पे सामने रखा और एक हिंदी और उर्दू का विवाद शुरू हुआ। एक हिंदी जिसको नए चाल में ढलने की घोषणा करते हैं और बोलते हैं कि हम इसमें से उर्दू फारसी के शब्द हटाएंगे, विदेशी पुर्तगाली और डच के शब्दों को हटाएंगे और संस्कृतनिष्ठ हिंदी बनाएंगे। तो यही वजह है कि आज लोग हिंदी बोलना जरूर प्रेफर कर लेते हैं, लेकिन पढ़ने पढ़ाने के लिए ये सबसे दुरूह एक विषय बन करके हमारे सामने गुजर रहा होता है। लोग इसमें अब अपने रोजगार को संकटग्रस्त पा रहे हैं। जिस तरीके से नेशनल एजुकेशन पॉलिसी लाई है, जिस तरीके के एजेंडाज के साथ वो एक लॉलीपॉप दिखा तो रही है कि हम मातृभाषाओं में पढ़ाई कराएंगे करवाएंगे, लेकिन उसके पीछे की नियति मनसाएं कभी भी मार्जिन को लेकर के सर ने बात की ही। यहाँ पे मैं एक चीज सिर्फ इब्राहिम सर के बात में ऐड करना चाह रही थी कि आपने जितनी भी बातें की अपनी पक्षधरता को स्पष्ट नहीं किया, लेकिन एक बात से मैं यहाँ पे बहुत स्पष्ट अपना पक्ष रखना चाहूंगी कि मैं मातृभाषाओं के साथ में खड़ी होना चाहती हूँ। और साथ ही साथ जो एक भाषाई दास्ता के नाम पर हम लोगों ने दूसरी भाषाओं का आवरण को एक मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के तौर पे हम लोगों ने अपने ऊपर ओढ़ा हुआ था, इसको हटाने की जरूरत थी। एजुकेशन सिस्टम में एक होमोजेनिटी लाने की जरूरत थी। कहीं ना कहीं जो आपने बात की कि बांग्ला और उड़िया मीडियम के बच्चे का ड्रॉप आउट रेट ज्यादा होता है बनिस्बत इंग्लिश के, तो वजह यही है कि यहाँ पे हम लोगों ने वर्ग को इंट्रोड्यूस कर दिया। यहाँ पे क्लास मैटर करता है, यहाँ पे क्लास मैटर करता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल कौन प्रेफर कर सक रहा है, मदरसा जैसे स्कूल कौन प्रेफर कर सक रहे हैं। और मतलब मदरसा जैसी जगहों को हम लोगों को सैल्यूट करना पड़ेगा कि जहाँ पे कोई संसाधन नहीं है, कोई आयोजन नहीं है, कहीं पे कोई रोल नहीं प्ले कर रहा है, वहां पे मदरसा जैसे छोटे छोटे जगहों पे कम से कम लोग अपनी भाषाओं की धार्मिक ही सही लेकिन जानकारियों को लेकर के वो बहुत आगे ग्रो करते हैं, आगे जाते हैं। इन मदरसाओं पर भी बहुत सवाल खड़े किए गए और उनकी जो उनकी मान्यताएं थी कि हाँ ये 12th के लेवल तक का कोर्स किया हुआ है, उसको हम ग्रेजुएशन में एडमिशन दे सकेंगे। वर्तमान सत्ताओं ने कैसे इन तमाम चीजों को डाइल्यूट और हटाने की कोशिश की। हम अपने इतिहास में जाकर के भारत की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो शिक्षा व्यवस्था का डेमोक्रेटाइजेशन ही अंग्रेजों के आने के बाद हुआ है। उससे पहले तक तो आप सिर्फ और सिर्फ धार्मिक शिक्षाओं का आयोजन कर रहे थे और चंद मुट्ठी भर लोगों के हिस्से में आई थी। अगर कोई आदिवासी अगर पढ़ पाया है, कोई दलित पढ़ पाया है, कोई शूद्रास अगर पढ़ पाया है, तो आपको रीजन पता होने चाहिए किन्होंने खोले द्वार। फूले दंपत्ति क्या कर रहा था महाराष्ट्र में 1800 के दशक में, वो क्यों स्कूल्स खोल रहे थे उन भी विडोज के लिए जो घर से छोड़ दी गई हैं, जिनकी बच्चियां हैं, जिनके बच्चे हैं, लड़कियों के लिए पहला स्कूल वो खोलती हैं। हम लोगों को विचार करना पड़ेगा जब मातृभाषाओं की बात कर रहे होंगे और उसमें शिक्षा की बात कर रहे होंगे, तो मेरी समझदारी बिल्कुल खड़ी होती है कि मातृभाषाओं का संरक्षण बहुत जरूरी है और देश में शिक्षा की व्यवस्था बहुत एकदम इक्वल प्लेटफॉर्म में आनी चाहिए। हमारे देश के नेताओं में गट्स होना चाहिए कि वो बोल सके कि रोटी कपड़ा मकान की तरीके से हम लोग एजुकेशन को भी सबके लिए फ्री टू ऑल करना चाहते हैं और इक्वल करना चाहते हैं। हम गैर बराबरी को मिटाना चाहते हैं, हम समानता लाना चाहते हैं। तो इस ओर सरकारों को ये काम करना पड़ेगा, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो तीसरा विकल्प हमारे सामने अगर आता है तो उनके पास ये दम होने की जरूरत है। झारखंड के संदर्भ में बातें मुझे लगता है अगली किसी और खास तैयारी के दौरान में रखना चाहूंगी। बाकी दो लोगों को मैं सुनना चाह रही हूँ। शुक्रिया आप सभी का। मैं कुड़ुक भाषी हूँ, मेरी मातृभाषा कुड़ुक है
और मैं झारखंड में रांची में रहती हूँ। मैंने मातृभाषा की पढ़ाई करने के लिए सोचा क्योंकि मैंने देखा मेरे आदर्श, मेरे गुरुजी जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा थे, वो अभी नहीं है, लेकिन उन्हीं को देख करके मेरे दिमाग में अपनी मातृभाषा में एजुकेशन लेने के लिए एक समझदारी बनी। और जब मैं कुरुख अपनी मातृभाषा की पढ़ाई की, वो एमए की पढ़ाई करने के दौरान मुझे पता चला कि स्वयं मैं कुरुख भाषी हूँ, कुरुख समाज से हूँ और अपने आप को जाना मैंने। ये तो मेरे अपने बारे में ये बात हुई। झारखंड जैसे प्रदेश में 3 भाषा ग्रुप की भाषाएं बोली जाती है, जिसमें आर्य भाषा ग्रुप के हैं, द्रविड़ ग्रुप के हैं और औस्त्रिक परिवार की भाषाएं हैं। तो इन 3 ग्रुप की भाषाओं की वजह से झारखंड जो है वो भाषा के मामले में बहुत अच्छा है। और यही वजह है कि यही वजह है कि ये जब विभाग खुला यहाँ पर 1980 में, तो विभाग खुलने के बाद से यहाँ पर पूरे दुनिया से लोग पढ़ने के लिए यहाँ पर आने लगे, रिसर्च करने के लिए लोग आने लगे, क्योंकि एक ही जगह पर 3 भाषा परिवार की भाषाएं मिल रही हैं। और इसलिए जो भाषा के क्षेत्र में लिंग्विस्टिक्स में जो काम कर रहे हैं, भाषा विज्ञान में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही अच्छी जगह मिल गई। तो अभी भी लोग इसमें पढ़ने के लिए आ रहे हैं बहुत अधिक, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि भाषाई नीति जो है उसके नहीं रहने के कारण हम झारखंड के लोग और विशेषकर आदिवासी समुदाय के लोग जिन भाषाओं की पढ़ाई हो रही है, उन्हें कुछ भी जो लाभ मिलना चाहिए भाषाओं से वो नहीं मिल पा रहा है। जैसे हम देख रहे हैं आज के समय में, वर्तमान समय में या बीते समय में भी हिंदी और अंग्रेजी ऐसी भाषाएं रही है जिनसे लोगों को हमेशा ही रोजगार मिला है। लेकिन हमारी भाषाओं को पढ़ने के बाद हम एमए की डिग्री और पीएचडी की डिग्री तो दे रहे हैं और ये डिग्री पाने वाले बहुत सारे बच्चे हैं, मैं खुद भी हूँ, लेकिन हमारे लिए रोजगार नहीं है। तो हम क्यों पढ़ेंगे? हमें समाज से लगाव है, अपनी भाषा से लगाव है, अपनी संस्कृति से लगाव है, हम उससे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन चूंकि राज्य स्तर पर, केंद्र स्तर पर हमें कोई सहयोग नहीं मिल पाता है, रोजी रोजगार से नहीं जोड़ा जा रहा है, जिसकी वजह से हम हताश हैं। और इसलिए लोगों के मन में एक गुस्सा फूटा रहता है कि हमारी भाषाओं को भी रोजगार से जोड़ने की जरूरत है। घर के आसपास यहाँ की 9 भाषा और बंगला और उड़िया, इतनी भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया, 9 और 2 11। अब बताइए कि 11 भाषाओं को एक साथ द्वितीय राजभाषा का दर्जा कहाँ पर दिया गया है? किसी राज्य में ऐसा है? ऐसा मुझे नहीं पता। अच्छा ठीक है, अगर ये दर्जा तो मिल गया, द्वितीय राजभाषा का दर्जा, लेकिन उससे जो होने वाले फायदे हैं राज्य सरकार वो नहीं दे रही है। इन भाषाओं को दर्जा देने के बाद में किसी भी सरकारी ऑफिस या केंद्र सरकार का हो या राज्य सरकार का हो, किसी भी कार्यालयों में मेरा ये कहना है कि भाषाएं, हमारी मातृभाषाएं जो है वो बहुत समृद्ध है। मैं विशेषकर कुरुख भाषा की बात कर रही हूँ। उसी तरह जिस तरह हमारी कुरुख भाषा है, उसी तरह अन्य जो भी आदिवासी भाषाएं हैं या यहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं हैं, सभी भाषाएं अपने आप में समृद्ध है, सभी का व्याकरण है, सभी की पुस्तकें हैं, लिटरेचर है। बहुत तो आदिवासी भाषाओं के लिए अभी सिनेमा भी बनाए गए हैं, नेशनल ज्योग्राफी में भी ये सब फिल्म बनाए गए, फिर आपको बहुत सारे काम हुए हैं। लेकिन जो राज्य सरकार के तरफ से जो हम लोग उदासीनता देखते हैं वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह है। और हम चाहते हैं कि हमारी भाषाओं को रोजी रोजगार से जोड़ा जाए, ताकि यहाँ के लोग जो अपनी भाषाओं के प्रति समर्पित हैं और भाषा बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर हिंदी भाषा नहीं जान रहे हैं,
सिर्फ कुड़ुख भाषा जान रहे हैं या सिर्फ मुंडारी भाषा जान रहे हैं, तो उनके जीवन में जो अनुभव है वो बाहरी दुनिया में वो मतलब उसको क्या बोलेंगे, लाभदायक है या अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से प्रकट करने की बात है, तो वो भाषा के कारण अपनी भावनाओं को प्रकट अच्छी तरह से नहीं कर पाते हैं। लेकिन यही चीज, यही सुविधाएं अगर अपनी मातृभाषा को लेकर के उनको सभी जगह मिल जाए, जो अभी मैंने कही थी कि वो जैसे कोर्ट की बात हुई या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के जितने भी ऑफिसेज हैं वहाँ पे अनुवादक की बहाली हो जाए, तो हमारे लोगों को सुविधाएं मिलेगी और वो लोग जो विकास की बात करते हैं या हिंदी और इंग्लिश के कारण अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाते हैं, कहना कुछ और होता है लेकिन वो पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर पाते हैं और यहीं पर वो कमजोर पड़ जाते हैं न्यायिक प्रक्रिया में या तो ऑफिस के किसी भी काम से जाते हैं तो वो कमजोर पड़ जाते हैं अपनी बातों को रखने में और इस तरह से उनका काम नहीं हो पाता है। तो ये झारखंड जो हमारा बना वो आदिवासियों के लिए आदिवासी प्रदेश के नाम पे बना, लेकिन उन्हें जो लाभ मिलने चाहिए थे वो नहीं मिल पाया। एक बहुत बड़ा कारण ये भाषा को लेकर के है और हम लोग चाहते हैं कि हमारी भाषाओं को भी वो सारी सुविधाएं मिले जो 8 शेड्यूल में आने वाली जितनी भी भाषाएं हैं उनको आप लाखों करोड़ों रुपया देते हैं प्रत्येक वर्ष के बजट में, तो हमारी भाषाओं को भी विकास करने के लिए हमें वो सुविधाएं चाहिए। अगर हम हिंदी की ही बात करते हैं तो हिंदी को विकास करने के लिए केंद्र सरकार इतना ज़्यादा पैसा खर्च करती है, उसका अगर एक हिस्सा भी हमें मिले तो हमारा काम उसमें बहुत होगा, लेकिन हमारी आदिवासी भाषाओं को कुछ भी नहीं मिलता है और यही वजह है कि हमारे लोग पिछड़े हुए हैं। जो पढ़े लिखे लोग भी हैं वो भी रेजा और कुली का काम कर रहे हैं अन्य प्रदेशों में। मैं खुद भी एक ऐसी कैंडिडेट हूँ जो कि अभी गेस्ट फैकल्टी के रूप में विनोबा भावे में काम कर रही हूँ, जबकि मेरे पास डिग्रियों की कमी नहीं है। ये है हमारे झारखंड सरकार की नीति और हम इससे बहुत खफा है। अपनी मातृभाषा को आगे बढ़ने में जो भी रुकावटें आ रही है उसके लिए हम आंदोलनरत रहे हैं। जब से विभाग 1980 में खुला है, विभाग खुलने के बाद से वहाँ आज तक एक भी बहाली नहीं हुई है। आप सोचिए 1980 से विभाग खुला है, वहाँ पर आज तक लाखों लड़के लड़कियां एमए और पीएचडी की डिग्री लेकर के घूम रहे हैं और बहुत से लोग रिक्शा चला रहे हैं, बहुत से लोग कुली कबाड़ी का काम कर रहे हैं। मैं एक लेबर हूँ जो कि विनोबा भावे में पर क्लास 500 रुपया के लिए काम करती हूँ यहाँ से रांची से जा करके। तो ये तो कोई नीति नहीं हुई, या भाषा की नीति हो, राज्य की नीति हो, किसी भी तरह की आप स्थानीय नीति हो, आपको सभी के बारे में सोचना होगा और वो बनाना होगा और रोजी रोजगार से जोड़ना होगा। आज डिग्रियां बट रही है, उस डिग्री का क्या काम है? लोग क्या डिग्री को अपने गले में टांग के तो नहीं घूमेंगे ना, उससे किसी का पेट तो नहीं भरेगा उस डिग्री से। तो ये हमारे लिए बहुत दुखद स्थिति है कि मातृभाषाओं का इतना बड़ा योगदान है समाज के लिए, मनुष्य के लिए, इसके बावजूद भी हम उसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं। मातृभाषा को जानते हुए भी और उसका प्रयोग करते हुए भी हम लोग अपनी मातृभाषा को बचाने के लिए कई छोटे छोटे समूह बनाकर, संगठन बनाकर इस पर कई काम कर रहे हैं, लेकिन जब तक इसे सरकारी स्तर पर जोड़ा नहीं जाता तो सिर्फ सिद्धांत से पेट नहीं भरता है, उसके लिए हमें नौकरी चाहिए ही चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? अगर हम इस तरह की संगोष्ठियां करते हैं तो इसका उद्देश्य चाहिए कि हम अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाएं और एक दबाव बनाएं कि इन भाषाओं को रोजी रोजगार से कैसे जोड़ा जाए। लोगों के पास काम की कमी नहीं है। यहाँ भी अभी मैंने बताया था कि जो द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है, तो द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने के बाद अनुवादकों की बहाली अभी प्रत्येक कार्यालयों में हो जाना चाहिए। अगर इस तरह का भी काम होता है तो बहुत से लोग जो अभी जनजातीय भाषाओं में डिग्री लेकर बैठे हुए हैं या अन्य रोजगार से जुड़े हुए हैं, सभी लोग इसमें अपने अपने काम में लग जाएंगे।
तो वो जो पढ़े लिखे शिक्षित लोगों की संख्या है वो कहीं ना कहीं खपा दी जाएगी। तो इस तरह की बहुत सी बातें हैं और समस्याएं भी है हमारे बीच में। एनसीईआरटी ने हमें कई एक बार हमसे काम करवाया, वर्कशॉप चलवाया। वो हमने किताब बनाए 1 से 5 के 5 तक के। बिहार शिक्षा परियोजना ने भी ये काम कराया, झारखंड शिक्षा परियोजना ने भी ये काम कराया। लेकिन आज तक ये झारखंड में 13 जिला जो है वो 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र है। यहाँ पर अभी हाई स्कूल में कुछ नियुक्तियां हुई है जिसमें जनजातीय भाषाओं के शिक्षकों की बहाली हुई है, लेकिन ये बहुत ही कम है। 2010 में कुछ हुए हैं, 2012 में कुछ हुए हैं और 2016 में कुछ हुए हैं। लेकिन जो 2016 के हैं उसमें नियोजन नीति को लेकर के कुछ गड़बड़ियां हुई है, जिसके कारण कुछ लोग नाराज थे। उन्होंने केस किया और वो जो नए ज्वाइन करने वाले जो कैंडिडेट्स हैं 2016 वाले, उनको अभी कुछ महीनों से बैठा दिया गया है। तो ये 5वीं अनुसूची का क्षेत्र है। 5वीं अनुसूची के लिए जो भी नियम और कानून हमारे संविधान में दिया गया है उसको फॉलो करते हुए हमारे जो नियोजन नीति है, स्थानीय नीति है, उस पर बात की जानी चाहिए और साथ में भाषाई नीति पर भी बात होनी चाहिए, जो कि झारखंड सरकार पूरी तरह से इग्नोर कर रही है। तो हम इसके लिए आंदोलनरत हैं, लेकिन फिर भी सबसे बड़ी बात होती है कि मातृभाषाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए। मैंने बताया कि मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। 1994 में मेरा जेआरएफ हुआ है और आज तक झारखंड सरकार की जो बदनीयती है जिसके कारण भुक्तभोगी अभी तक हम लोग घर पे बैठे हुए हैं। मैं खुद घर पर बैठी हूँ और जो छोटे मोटे काम इधर उधर से मिलता है वो सब करती हूँ। चूंकि मुझे भाषा के प्रति लगाव है, अपनी मातृभाषा के प्रति, और मैं अपने मातृभाषा को अन्य भाषाओं की तरह इसे भी विकसित होना देखना चाहती हूँ। और अभी जो आईटी जो है उसमें किस तरह से अपने भाषाओं को समाहित करूं और किस तरह से उसके माध्यम से हम काम करें, ये हम चाहते हैं। क्योंकि भाषा वैज्ञानिक और भाषा विज्ञान जो कहता है हमारी भाषाएं सटीक है, हम पूरी तरह से उस पर काम कर सकते हैं। आईपीए के माध्यम से हमारा काम बहुत आसानी से हो सकता है। लेकिन रांची विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है, जबकि यहाँ पर 9 भाषाओं का एक विभाग है। और इतना बड़ा भाषा विभाग होते हुए भी विश्वविद्यालय में भाषा विज्ञान की पढ़ाई नहीं होती है। और हमारे छात्र जो भी पढ़ना चाहते हैं भाषा विज्ञान, वो या तो बीएचयू जाते हैं या दिल्ली विश्वविद्यालय या पुणे कहीं दूसरे जगह चले जाते हैं। तो ये हमारे लिए दुखदाई स्थिति है। हम इन सब समस्याओं को हटाना चाहते हैं कि भाषा विज्ञान की पढ़ाई अगर होती है तो हमारे बच्चे जो हैं भाषा विज्ञान के क्षेत्र में और आगे अधिक काम कर सकते हैं। तो अभी के सरकार से या जितनी भी सरकारें आई है 2000 के बाद से अब तक, किसी ने भी मातृभाषाओं को पढ़ाने के लिए या उस पर काम करने के लिए, उसे विकसित करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाया है। और आने वाले दिनों में भी इस तरह की कोई संभावनाएं नहीं दिखती है, जबकि सेंसन पोस्ट वगैरह सभी भाषाओं में पड़े हुए हैं। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? जब हम लोग अभी इतने लोग मिलकर इस पर बातचीत हो रही है तो एक गाइडलाइन भी मिले और सामूहिक की कुछ निर्णय हो कि हम लोगों को आगे और क्या करना चाहिए इन भाषाओं के को आगे ले जाने के लिए, विकास करने के लिए और यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार से जोड़ने के लिए। ये मेरे ओर से एक आग्रह रहेगा कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए। आप लोगों का सजेशन चाहिए, गाइडलाइन चाहिए। धन्यवाद मैडम, और आपका आशीर्वाद चाहिए कि इस चीज को आपने बहुत सरल तरीका से रखा। और जो आपकी ये पीड़ा नहीं है, आज पूरे शिक्षकों का ये पीड़ा है कि एक एडहॉक या गेस्ट फैकल्टी करके जो है ना, मतलब वो शिक्षा या ज्ञान बांटने के बजाय वो एक मैनेजमेंट जो है वो जैसा चाहता है वैसी उनको नचाता है ईमानदारी के। तो वो जो है कि वो पूरा जो एजुकेशन सिस्टम है, जो एडहॉक पे जो बहाली होता है, आप 3 महीना के प्रोविजन पे रख लीजिए, उसके अंदर परमानेंट कीजिए। आज लगभग जो है सारे जो मतलब पूरे इंडिया में जो है वो एजुकेशन सिस्टम जो है वो टेम्पोररी पे चल रहा है। और टीचर कई
बार तो हुआ है कि जो स्टूडेंट्स, जो टीचर्स हैं, फैकल्टी है, वो टेस्ट हो चुका है टीचरों का, मतलब लेक्चरों का। तो उनकी पीड़ा को भी है ना, स्टूडेंट्स को या हम लोग समाज को भी समझना होगा कि बिल्कुल उनके साथ भी क्या हो रहा है। और वो एक मानसिक जो एक कंडीशन में जो गुजरते हैं, और उससे क्या होता है, कहीं ना कहीं एक टेंशन बढ़ता है, और वो पारिवारिक जीवन में भी उसकी ये होता है। तो उस चीज को हम लोग समझते हैं। और जरूर इस बातों को, आज जो विषय जो रखने का जो था, और इस टॉपिक को जो हम लोगों ने इलेबोरेट किया था, मातृभाषा का महत्व पहले था, बाद में जो है ना मातृभाषा शिक्षा और शिक्षा झारखंड सरकार के संदर्भ में। तो कहीं ना कहीं यही था कि इस बार इस मुद्दा को कैसे हम उठा सके। और अभी इसमें हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी या जो दूसरे एग्जामों के लिए तैयारी करते हैं, और हमारे तैयारी करते हैं। ग्रुप में जो है तो जुड़े हुए हैं। तो उनसे निवेदन है कि जो अभी तक है कि जिनके जितना भी वक्ता है उनका पॉइंट नोट किए हुए होंगे, और जी जैसे अनुज जी भाई बोलेंगे उसके बाद अगर उनको कोई क्वेश्चंस होगा तो वो पूछेंगे। और जी जी बिल्कुल। अब हमारे बड़े भाई अनुज लुगुन जी से अनुरोध है कि वो अपनी वक्तव्य को विस्तार पूर्वक रखें। जी अच्छी बातचीत हो रही है भाषा और शिक्षा के संबंध में। सबने जरूरी बातें की है और लगभग हर तरफ से मातृभाषा पर विचार हुआ है। डॉक्टर याहिया ने भी अपनी बातें कही हैं कुछ सवालों के साथ। नितिशा ने एक अच्छा विश्लेषण दिया है अपने अनुभव के साथ। और हमारे डॉक्टर शांति मैम जी का बहुत अनुभव है इस क्षेत्र में काम करने का। मैं भी कुछ अपनी बातें जोड़ना चाहूंगा। मातृभाषा और शिक्षा के संबंध में मैं दो बिंदुओं पर केंद्रित होकर बात करूंगा। पहली बात तो है मातृभाषा के होने की फिलॉसफी क्या है, उसकी फिलॉसफी कैसे है, कैसे बनी है, उसको कैसे देखा जाना चाहिए। और दूसरी बात है कि उसका इम्प्लीमेंट या उसका प्रयोग हमारे दैनिक जीवन में किस तरह से होना चाहिए कि वह हमारे संस्कृतियों का भी आधार बने और हमारे रोजगार का भी आधार बने। इन दो पक्षों पर मैं अपनी बात करूंगा। मैं संक्षेप में पहले मातृभाषा की फिलॉसफी पे बात करना चाहूंगा। डॉक्टर याहिया जी ने अपनी बातें केंद्रित की नई शिक्षा नीति पर, और एक तरह से उन्होंने नई शिक्षा नीति में मातृभाषा को लेकर जो व्यवस्था दी गई है उन चीजों का आलोचनात्मक विश्लेषण किया है, और एक जरूरी विश्लेषण है। नई शिक्षा नीति में मातृभाषाओं का जो ढांचा दिया गया है उस पर हम बात कर सकते हैं, उस पर हम बहस कर सकते हैं अलग से, और पूरी नई शिक्षा नीति पर ही हम बात कर सकते हैं, और यह सवालों से परे नहीं है। लेकिन एक बात जो मातृभाषा में शिक्षा की है उसके बारे में मेरी यह राय है कि मातृभाषा में शिक्षा का एक सबसे बेहतर माध्यम है। और इसको लेकर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जो शोध हुए हैं, उन चीजों का मैं बहुत उल्लेख नहीं करूंगा, उन चीजों पर हम बात करेंगे। थोड़ी सी हम फिलॉसफी पर बात कर लें। भाषा या मातृभाषा और उसकी बुनियाद क्या है और उसका विस्तार क्या है। अमूमन हम भाषा को अपने भावों और विचारों को प्रेषित करने का माध्यम मानते हैं। जब हम भाषाओं की बात करते हैं तो भाषाओं के संबंध में कई तरह के सिद्धांत हैं। उन्हें सिद्धांतों में से एक सिद्धांत है कि ये देवताओं के द्वारा बनाई गई चीज है, जब वो दैवीय सिद्धांत के आधार पर हम देखेंगे। और अभी भी जो धर्मशास्त्र है या जो दैवीय चीजों को मानने जाने वाले लोग हैं वो इसी थ्योरी को मान। भाषा संस्कृति की बुनियाद है, इसका स्तंभ है, यह ज्ञान का भी स्तंभ है। यानी बगैर भाषा के हम ज्ञान की चीजों को ना उत्पादित कर सकते हैं और ना ही उसे हम किसी दूसरे को प्रेषित कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ ही साथ एक और जरूरी चीज है, और वह चीज है पावर या सत्ता। यानी भाषा सत्ता का निर्माण भी करती है। यानी सोसाइटी में जो पावर कंस्ट्रक्शन है, उस पावर कंस्ट्रक्शन में एक अहम रोल लैंग्वेज या भाषा का है। यानी हम ये कह सकते हैं कि हम समाज में जो व्यवहार रखते हैं, जिसके माध्यम से व्यवहार रखते हैं, उस व्यवहार में सत्ता का या सत्ता समूहों का या जो पावर को कंट्रोल करते हैं उनका नियंत्रण रहता है, और ये भाषा के माध्यम से। इस बात को हम ऐसे समझेंगे
अगर हम उदाहरण के लिए कुछ ऐतिहासिक घटनाक्रमों को लें तो ये बातें और स्पष्ट होती। जैसे हम जानते हैं कि दुनिया में जो भी धार्मिक ग्रंथ हैं, उन सभी धार्मिक ग्रंथों की अपनी भाषा है, अपनी अपनी भाषा में लिखी गई। और सबसे पहले जिस भाषा में जिस धर्म का ग्रंथ या शास्त्र रच दिया गया, उसी भाषा को दैवीय भाषा, देवताओं की भाषा या ईश्वर की भाषा कहकर स्वीकृत कर दिया गया। न केवल स्वीकृत किया गया, बल्कि उस शास्त्र में उल्लेखित चीजों को दूसरी भाषाओं में प्रस्तुत करने से रोका भी गया। हम बाइबल का ही उदाहरण लें। हम जानते हैं कि जॉन वाइक्लिफ ने बहुत संघर्ष किया कि बाइबल को स्थानीय भाषाओं में ट्रांसलेट किया जाए, उसमें लिखा जाए, और इसके लिए उन्हें चर्च का बहुत कठोर सामना करना पड़ा। यानी वहां भाषा एक पावर स्ट्रक्चर बना रही है, एक सत्ता संरचना बना रही है, और उसके माध्यम से वो अपनी अपनी सत्ता जो भाषा के जरिए वहां दूसरे को देना नहीं चाहती। ठीक यही बात हम करते हैं अपने भारत में। हम राम कथा की बात करें, आजकल पूरा भारत राममय हुआ है। ठीक है, खैर उनके राम उनके राम। तुलसीदास जी ने जब रामचरितमानस लिखने की कोशिश की अपने शुरुआती दौर में, हम जानते हैं कि तुलसीदास को रामचरितमानस लिखने से पंडों ने रोका। न केवल रोका, बल्कि उन पर हमले भी किए गए, सिर्फ इसीलिए कि जो राम कथा है, जो देवता की भाषा है, जो देव हैं, उनकी अपनी भाषा है, वो संस्कृत है। आप राम की कथा आम भाषा में, जनता की भाषा में आप कैसे लिख सकते हैं? और एक बहुत बड़ा संघर्ष है तुलसीदास के अपने रचना संघर्ष का। तुलसीदास की विचारधारा से सहमति असहमति एक अलग पक्ष है, हम सिर्फ भाषा की बात कर रहे हैं। और तुलसीदास ने अवधी में राम कथा लिखी, और अवधी किसकी भाषा थी? एक दौर था जब संस्कृत देवताओं की भाषा थी, शिष्ट और कथित सभ्य लोगों की भाषा थी। जब तुलसीदास रचना कर रहे थे उस समय फारसी उसकी राजकीय भाषा है, लेकिन वो देवता की कथा आम भाषा में, जनता की भाषा में लिख रहे हैं, मातृभाषा में, अवधी में, और उसे उसका प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। अगर हम इस बात को थोड़ा और विस्तार दें और हम थोड़ा सा अफ्रीकी देश की तरफ चलें और केन्याई लेखक नुगुगिया थियोंगो की बात करें, तो हम ये पाते हैं कि एक लेखक, एक क्रांतिकारी लेखक जो अपने देश की आजादी में शरीक होता है, शामिल होता है, वही लेखक आजादी के बाद जब अपने ही देश में, अपनी ही मातृभाषा में साहित्य लिख रहा होता है, तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जनता की भाषा में लिख रहा है। और जनता की भाषा में लिखना वहां के सत्ता समूह के लिए चुनौती, क्योंकि जो पावर है, जो सत्ता है, जो भाषा के जरिए बनाई गई है, ज्ञान के जरिए बनाई गई है, संस्कृतियों के जरिए बनाई गई है, या किसी एक व्यक्ति के हाथ में है या एक समूह के हाथ में। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब हम मातृभाषा की बात करते हैं तो यह दरअसल जनता की भाषा है, ये शासन की भाषा नहीं है। बात यह है कि मातृभाषा और शिक्षा की बात हम कर रहे हैं, तो हमें यह सोचना है कि हम जनता की भाषा में जनता को शिक्षित करना चाहते हैं या नहीं। यह एक बहुत बड़ा सवाल है। और जो भाषा की जो फिलॉसफी है, उसका जो दर्शन है, वो यही है, यह सिर्फ ज्ञान के उत्पादन या ज्ञान के संप्रेषण का माध्यम भर नहीं है, भावनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम भर नहीं है, यह केवल संस्कृति का स्थायी स्तंभ मात्र नहीं है, बल्कि यह सत्ताओं के संचालन का एक माध्यम भी है। और जब हम जनता की भाषा की बात करते हैं, मातृभाषा की बात करते हैं, तो उसका प्रतिपक्ष, उसका प्रतिरोध करती है। और इसी बात को जब हम अपने एजुकेशन में देखेंगे, एजुकेशन सिस्टम में देखेंगे, तो ये चीजें बहुत साफ साफ दिखती। यानी ज्ञान की जो सत्ता है, जो भाषा के जरिए बनती है, या संस्कृतियों की जो सत्ता है, जो भाषा के जरिए बनती है, ठीक है, उसे तोड़ने के लिए एक भाषा की ही जरूरत होगी। अगर एक क्लासिफाइड सोसाइटी है, अगर वर्ग विभाजित समाज है,
और वर्ग विभाजन होने की वजह से भाषाई प्रयोग का भी विभाजन है, तो इसका मतलब यह है कि अगर एक पक्ष अपना वर्चस्व कायम कर रहा है अपनी भाषा, संस्कृति या ज्ञान के जरिए, तो उसको चुनौती देने का उसका प्रतिपक्ष भाषा के माध्यम से ही होगा। और इस चीज को और ज्यादा थ्योराइज किया नुकुगी और थ्योंगो ने ही। उन्होंने एक बात कही कि दुनिया में गुलामी के जो चरण होते हैं उसमें अंतिम चरण भाषा ही है, और जब तक भाषा पर नियंत्रण नहीं कायम किया गया तब तक आप गुलाम नहीं है। आपके सामने सैन्य शक्ति भले खड़ी कर दी जाए, आपके उत्पादन की प्रक्रियाओं को भले ही ध्वस्त कर दिया जाए, ये दोनों गुलामी के चरण अस्थायी हैं। और जब तक तीसरा चरण है गुलामी का, भाषा को ध्वस्त करने का, जब तक नहीं ध्वस्त की जाएगी अब पूर्ण रूपेण गुलाम नहीं कहे जाएंगे। यानी भाषा की जो फिलॉसफी है वह एक ऐसा क्षेत्र तैयार करती है जहां हम समाज में मौजूद उन सभी वर्गीकरणों को देख सकें, और उस वर्गीकरण में जो व्यवहार है, जिसमें एक वर्चस्व का व्यवहार है और एक प्रतिरोध या प्रतिपक्ष का व्यवहार है, उसे हम देख सकें। एक तो ये बात है, और यह एक बहुत ही जरूरी बात है। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि दुनिया में जहां भी औपनिवेशिक हुआ, यानी जो गुलामी के विरुद्ध जो लड़ाइयां लड़ी गई, उन लड़ाइयों का अनिवार्य हिस्सा भाषा रही है। जैसे डॉक्टर याहिया सर ने बात कही कि जो हम वेस्टर्न थ्योरी को ही ले आते हैं या पश्चिम की चीजों को ही आयातित करते हैं, ये जीवन शैली के मामले में तो है, ठीक है, लेकिन पश्चिम का जो समाज है अपने मामलों में वो ज्यादा सतर्क है। जैसे पश्चिम में एजुकेशन की जो सारी प्रणालियां हैं वो उनके अपनी मातृभाषाओं में। अगर हम अमेरिका को छोड़ दें, एक ऐसा समाज जो मिक्स्ड कल्चर है, जो अंग्रेजी के माध्यम से चीजों को लेता है, उसको छोड़ दें तो अमूमन देश अपनी भाषा के वर्चस्व को कायम रखना चाहते हैं। जैसे स्पेनिश, स्पेन का लैटिन अमेरिकी देशों में जो प्रभुत्व रहा वह प्रभुत्व भाषा के माध्यम से अब भी है। और फ्रेंच की हम बात करें तो फ्रेंच का अपना प्रभुत्व भाषा के माध्यम से है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों का उदय होता है एक वैश्विक शक्ति के रूप में, और वे जहां जहां गए उन्होंने अंग्रेजी चीजों को स्थापित किया, और उनकी भाषा का अपना वर्चस्व है, और वे अपनी अपनी मातृभाषाओं में ही वो शिक्षा देते हैं। हम ये कह रहे थे कि जो मातृभाषा की जरूरत की जो बात आई है, यह बात उपनिवेशवादी संघर्ष के साथ साथ आई है, उपनिवेशवाद के विरोध के साथ साथ ये चीज आई। हम चीन को देखें, ठीक है, चीन ने अपनी मातृभाषा को कायम किया, ठीक है, वहां की जो औपनिवेशिक शक्तियां थी उसके खिलाफ लड़ते। ठीक, हम एक बेहतर उदाहरण ले सकते हैं तुर्की का। तो मुस्तफा पाशा जी को हम देखते हैं, ठीक, उन्होंने अपनी मातृभाषा को ले। भारत में जब हम देखते हैं स्वाधीनता संघर्ष के दिनों में, गांधी जी का कंसर्न था कि राष्ट्रीय संपर्क की भाषा बने, और यह भाषा न केवल राष्ट्रीय संपर्क की भाषा बनेगी बल्कि औपनिवेशिक शक्तियों के द्वारा स्थापित की जा रही जो सत्ता है, जो हमारे मानस को, हमारे दिमाग को नियंत्रित कर रही है, उसके खिलाफ एक संघर्ष, उसका एक मोर्चा बने। तो मातृभाषाओं का संघर्ष दरअसल औपनिवेशिक सत्ताओं के विरुद्ध, उनकी मानसिकता के विरुद्ध संघर्ष है। और यह बात हर समाज अलग अलग तरीके से महसूस करता है। जो मातृभाषाओं के संघर्ष की जो बात आती है, यह जब उपनिवेशवाद के खिलाफ खड़ी होती है तो ये अपना अपना एक अलग स्वरूप निर्मित करती है।
अब जो सवाल होना चाहिए, जो बहस होना चाहिए, वो ये है कि जब हम उपनिवेशवाद या औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ खड़े हो रहे हैं अपनी अपनी मातृभाषा को लेकर, उसका स्वरूप क्या होना चाहिए, उसका ढांचा क्या होना चाहिए, उसकी कार्य योजना क्या होनी चाहिए, ये एक मसला होना चाहिए हमारे बातचीत का। हम झारखंड की जब बात करते हैं, हम झारखंड की भी बात करें, झारखंड एक आंतरिक उपनिवेशवाद का शिकार रहा है। मैं यही शब्द कहूंगा, समाजशास्त्रीय शब्दावली है कि जो आंतरिक उपनिवेश झारखंड रहा है और ये मेन स्ट्रीम का उपनिवेश रहा है। और इसी तरह से जो मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी या जो पिछड़े समुदाय हैं, ये सारे समुदाय किसी समाज में या हमारे भारतीय समाज में जो बड़े सामाजिक या प्रभावशाली सामाजिक समूह है, उनके उपनिवेश की तरह इस्तेमाल किए गए। और झारखंड जो आंदोलन चला, जो झारखंड आंदोलन है, यह झारखंड आंदोलन आजाद भारत में आंतरिक उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष का आंदोलन है। यानी जो झारखंडी अस्मिता है, जो झारखंडी समाज है, वह समाज सांस्कृतिक रूप से उत्पीड़ित और उपेक्षित किया जाता है। और झारखंड के आंदोलन के संबंध में हमारे विचारकों ने एक चूक की है या उसका दायित्व हम पर छोड़ा है कि जो झारखंड आंदोलन अपने राजनीतिक रूप में सामने आया, ठीक है, उस झारखंड आंदोलन ने केवल राजनीतिक विचार नहीं लाया, उस झारखंड आंदोलन ने अपने साथ एक सांस्कृतिक विचार को भी जन्म दिया। और वह जो सांस्कृतिक विचार था, वह सांस्कृतिक विचार यहाँ की भाषा, यहाँ के संस्कृतियों के आधार पर निर्मित हुआ। और इसके नेतृत्वकर्ता हम मान सकते हैं डॉक्टर रामदयाल मुंडा को, क्योंकि 1980 ईस्वी में जो जनजातीय विभाग की स्थापना हो रही है रांची विश्वविद्यालय में, यह वही दौर है जब हम झारखंड आंदोलन कर रहे हैं। हम ये बात कह सकते हैं कि झारखंड आंदोलन के समानांतर एक सांस्कृतिक आकांक्षा बनी हुई है और कोई भी राजनीतिक आंदोलन बगैर सांस्कृतिक आकांक्षाओं के लंबी दूरी नहीं तय कर सकती। यानी झारखंड में जब भी हम मातृभाषाओं की बात करेंगे, उसका संबंध अपनी सांस्कृतिक स्वायत्तता और अस्मिता को बनाए रखने के लिए है और उसका इतिहास है। 1971 ईस्वी में पहली बार डॉक्टर निर्मल मिंज ने गौसनर कॉलेज में आदिवासी भाषा का अध्ययन शुरू करवाया था। उसके बाद दीपी केसरी 1973 ईस्वी में, फिर 1981-80 ईस्वी में, 80 के दशक में हम जब आते हैं तो हम देखते हैं कि मातृभाषाओं का एक व्यवस्थित और एक सांस्कृतिक प्रारूप तैयार हो रहा है और उसी का परिणाम है जनजातीय भाषा विभाग। और डॉक्टर रामदयाल मुंडा उसके निदेशक होते हैं। तो मैं जो कहना चाह रहा हूं वो यह कि भाषा का जो दर्शन है, वह दर्शन ना सिर्फ ज्ञान को प्रेषित करने का है, ना सिर्फ अभिव्यक्ति का है, बल्कि इसके जरिए जो बनाई गई सत्ता संरचना है, वह उसका भी प्रतिपक्ष रचती है। और इस मामले में मातृभाषा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब हम आते हैं थोड़ा सा वर्तमान में हमारे जो झारखंड की जो शिक्षा है उस पर और मातृभाषाओं के प्रयोग पर बात करें। एक बात और मैं जोड़ देना चाहता हूं उससे पहले, प्रोफेसर यशपाल जो ज्ञान आयोग के अध्यक्ष रहे, चेयरपर्सन रहे, उस एक वैज्ञानिक थे। वो एक बहुत अच्छी बात कहते थे। वो कहते थे कि दुनिया में भारतीय बौद्धिकता की कोई कमी नहीं है, जो भारतीय वैज्ञानिकों की कमी नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसा क्या है कि भारत हमेशा तकनीकों का आयात करता है। एक जरूरी बात है जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि भारत तकनीकों का आयात करता है। उदाहरण के लिए हमारे सामने सबसे विवादित चीज मौजूद है, बहुत ही विवादित और राजनीतिक चीज है इसका उदाहरण, राफेल विवाद। ठीक है, कि
राफेल का घोटाला हुआ क्या नहीं, पूरा मसला है। लेकिन इसके पीछे एक जरूरी बात है, कौन सी बात है? वह है तकनीकों का आयात। और कैग ने अपनी रिपोर्ट में अभी हाल ही में ये बात कही है कि जो डील हुई थी उस डील के अनुसार कि बने बनाए फाइटर प्लेन के साथ जो तकनीक का जो फॉर्मूला दिया जाना चाहिए था वो नहीं पहुंचा है अभी तक। तो प्रोफेसर यशपाल कहते थे कि हम तकनीकों का आयात क्यों करते हैं, हम अपने शोध के जरिए अपनी मौलिक चीजों को क्यों नहीं निर्मित करते हैं? तो उनका यही जवाब था, क्योंकि हम दो गलतियां करते हैं। पहली गलती, हम मातृभाषाओं को मारते हैं। दूसरी गलती, हम बच्चों को सवाल करने से रोकते हैं। क्योंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जिसका संबंध हमारे मस्तिष्क से है, मस्तिष्क के द्वारा लगाई जाने वाली ऊर्जा से है। क्योंकि जब हम किसी बच्चे को उसकी मातृभाषा से अलग दूसरी भाषा में शिफ्ट करते हैं, और हम सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज को हम उसकी प्राइमरी भाषा बनाते हैं, तो होता क्या है? होता यह है कि उसकी सारी ऊर्जा उस दूसरी भाषा को सीखने में लग जाती है, और उसने अपने पुरखों से अपनी मातृभाषा के जरिए जिस सांस्कृतिक विरासत को हासिल किया था, हम उससे उसे काट देते हैं, बहुत निर्ममता से उसे डिस्कनेक्ट करते हैं। क्योंकि जो शोध या रिसर्च होता है उसके लिए कल्पना की जरूरत होती, इमेजिनेशन की जरूरत होती, और ये जो कल्पना है, ये इमेजिनेशन है, ये मातृभाषाओं के जरिए ही संभव है। नितिशा ने बहुत बेहतरीन उदाहरण दिया उस बच्चे का जिसे बताया गया कि यह शकरकंद है। बच्चे ने कहा नहीं, ये शकरकंद नहीं है, एक कांदा है। और आज आप किसी भी आदिवासी सदान या एक आम नागरिक के बच्चे को आप दिखाइएगा कोई भी चीज, वो अपनी भाषा में कहेगा, जिद करके कहेगा कि ये यही है। मैं एक उदाहरण देता हूं अपने अनुभव से, ठीक है। जब मैं कॉलेज की पढ़ाई करता था रांची में, उस दौरान जो बच्चों से मेरी दोस्ती है, तो मैं बच्चों को देने के लिए सेव ले गया था। तो लाल लाल दिख रहा था सेव, छोटा सा सेव था। तो मैंने एक बच्चे को दिया कि लो तुम इसको खाओ। उस बच्चे ने उस सेव को देखा, उलट पलट के देखा और फेंक दिया। और उसने मुझे क्या जवाब दिया? वो रहा होगा 4.5-5 साल का बच्चा, कि तुम हम ही को मूर्ख समझे हो, टमाटर दे रहे हो खाने के लिए। ये हकीकत है, और ये इस बात का सूचक है कि उस बच्चे के दिमाग में अनुवांशिक तरीके से जो इमेज बना है दुनिया को देखने का, जब हम उस बच्चे को उसकी प्राथमिक भाषा से दूसरी भाषा में शिफ्ट करते हैं, या उसकी सेकंड या थर्ड लैंग्वेज उसको प्राइमरी भाषा बनाते हैं, तो उस बच्चे के बने हुए मस्तिष्क की जो दुनिया है, उस दुनिया से हम उसे विस्थापित कर रहे होते हैं बहुत निर्ममता के साथ। और प्रोफेसर यशपाल का ये बात कहना था कि हमारे बच्चों में इमेजिनेशन की कमी बहुत ज्यादा है। इमेजिनेशन तब होगा जब उनकी अपनी मातृभाषाएं जीवित होंगी, मातृभाषाओं में वो चीजें होंगी। हम ऐसी भाषा देते हैं जो उनकी अपनी नहीं रहती, और उस भाषा के जरिए वो रटने के अभ्यासी होते हैं। इसलिए दुनिया में भारतीय इंजीनियरों की बहुत मांग है। बिल्कुल ये मांग है, इसलिए मांग है क्योंकि वे फॉर्मूला जानते हैं, फॉर्मूला का आविष्कार नहीं कर पाते। राफेल को हमारे ही इंजीनियर बनाएंगे, लेकिन फॉर्मूला किसका होगा? फ्रांस का होगा। हाँ, मैं ये कह रहा था कि जनजातीय विभाग केवल एक विभाग नहीं है, वो समग्र झारखंडी अस्मिता और आकांक्षाओं का केंद्रीय प्रतीक है। लेकिन उसका हश्र क्या है? उसके हश्र को देखकर हम ये जान सकते हैं कि झारखंडी भाषा, संस्कृति और अस्मिता को किस तरह से कुचला जा रहा है। और इसकी समझ हमारे जनप्रतिनिधियों को,
हमारे समाज के लोगों को बिल्कुल नहीं है। अगर वो है तो केवल सतही और ऊपरी तरीके से। जब मातृभाषा और शिक्षण की बात करते हैं तो इसका सिस्टम क्या होना चाहिए, इसकी सीरीज कैसे चलनी चाहिए, ये लोअर टू अपर चलनी चाहिए या अपर टू लोअर चलनी चाहिए, चीजें प्राइमरी लेवल से हायर एजुकेशन तक जानी चाहिए कि हायर एजुकेशन से लोअर लेवल पे जानी चाहिए। झारखंड में उल्टा हुआ है। पहले क्या होता है, एक मास्टर डिग्री खुलती जो जनजातीय विभाग है, पहले विश्वविद्यालय में मातृभाषा की पढ़ाई शुरू होती है और प्राथमिक स्तर पर इसकी पढ़ाई नहीं है। बहुत बाद में हम ऊंचे ऊंचे स्तर से, ऊंचे लेवल से, हायर लेवल से नीचे की तरफ जा रहे हैं। हम अभी कहां तक पहुंचे हैं, हम अभी हाई स्कूल तक पहुंचे हैं। अभी जो क्षेत्रीय भाषाओं में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है हाई स्कूल तक है, इंटर में भी नहीं है। इसका कोई रेगुलेशन भी नहीं था अब तक। वो तो बहुत बाद में लोगों के पहल के बाद, मुझे लगता है इंटरमीडिएट काउंसिल ने अपने यहाँ 12th में मातृभाषा में शिक्षकों की नियुक्ति की बात कही है, लेकिन अभी तक शायद नियुक्ति नहीं हुई है। पोस्ट पद सृजित हुए हैं नहीं हुए मैं नहीं कंफर्म कर पा रहा हूं, लेकिन ये है ये चीज। हम प्राथमिक स्तर पर नहीं पहुंचे हैं, अब उल्टा चल रहे हैं। ये उल्टा क्यों चल रहे हैं? और 80 के दशक के बाद से आज तक वो नियुक्तियां नहीं हुई, तो इसकी वजह क्या है? क्या हम ये नहीं कहेंगे कि यह दिक्कू मानसिकता की वजह है? यह एक ऐसी मानसिकता है जो झारखंडी स्वायत्तता को, उसकी सांस्कृतिक अस्मिता को स्वीकार नहीं करती है। और ये सिस्टम में बैठे लोग, ब्यूरोक्रेसी में बैठे लोग, उस पॉलिसी मेकिंग में बैठे लोगों की साजिश नहीं है क्या ये? टीआरएल में मुझे लगता है 2011 में गवर्नर के जरिए, गवर्नर के आदेश से, राज्यपाल के आदेश से 9 भाषाओं में मुझे लगता है 42 या 45 पद सृजित किए गए। 9 भाषाओं में हर एक भाषा के लिए 5 प्रोफेसर्स की बात है, पद सृजित है। यानी 1 प्रोफेसर, 2 एसोसिएट प्रोफेसर और 2 असिस्टेंट प्रोफेसर। 5 9 45, हम 45 कह सकते हैं, उसमें शायद 3 या 2 कार्यरत हैं, लेकिन इसकी नियुक्ति नहीं हुई। हमारी राजनीति, झारखंड की राजनीति आदिवासी संस्कृति की बुनियाद पे आती है, लेकिन यहाँ पर इस मामले तक लोग क्यों नहीं पहुंच पाते? जब जिसे मैं केंद्रीय प्रतीक कह रहा हूं, झारखंडी संस्कृति और उसके अस्मिता का, वही यह स्थिति है, तो हम प्राथमिक चीजों तक कैसे पहुंच पाएंगे? बीबीसी ने इसी बात पे रिपोर्टिंग की थी। ये 2018 में बीबीसी के एक वरिष्ठ पत्रकार है रवि प्रकाश, उन्होंने इस पे रिपोर्ट तैयार किया था और उन्होंने इसे भाषाओं का घोटाला कहा कि जनजातीय भाषा विभाग में वो जो जितनी भी चीजें चल रही है, वो चीजें वो भाषा का घोटाला है। जब पोस्ट सैंक्शन है, जब राज्यपाल की तरफ से आदेश है, तो जेपीएससी क्यों नियुक्ति नहीं कराती? या विश्वविद्यालय इस चीजों को नियुक्ति कराने के लिए क्यों नहीं पहल करता है विश्वविद्यालय प्रशासन? यानी यह सिर्फ नियुक्तियों का मामला नहीं है, यह संस्कृतियों पर, ज्ञान पर, भाषा के जरिए किया जा रहा नियंत्रण है। नीतीश साहब ने ठीक बात कही कि हिंदी ने दूसरी मातृभाषाओं का नुकसान किया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हमें एक संपर्क की भाषा जरूर ही चाहिए, हमें एक ऐसी भारतीय भाषा जरूर चाहिए जो सभी लोगों को एक दूसरे से जोड़े, लेकिन किसी दूसरी मातृभाषाओं की शर्त पर नहीं। हम झारखंड को ऐसे विश्लेषित करते हैं जैसे यह हिंदी प्रदेश की भाषा है, और ऐसा कहकर हम यहाँ की जो मातृभाषा है, क्षेत्रीय भाषा है, उनको हम नकारते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरे की पूरी संरचना है, ये उसी सत्ता संरचना की वजह से है। और इस सत्ता संरचना के जितने लेयर्स हो सकते हैं, हम उन सारे लेयर्स को अपने झारखंडी समाज में देख सकते हैं। मातृभाषा में शिक्षा का ना दिया जाना, जनता को उसकी भाषा में शिक्षा ना दिया जाना है। और इस बात पे प्रोफेसर अनिल सतगोपाल का काम है
खासतौर से ड्रॉप आउट की बात को लेकर। डॉक्टर याहिया सर ने ड्रॉप आउट का जिक्र किया है, नितिशा ने अच्छी बात कही। जो ड्रॉप आउट है उसमें एक सोशल क्लास मैटर करता है, ये जरूरी बात है, लेकिन इसके साथ साथ कल्चरल चीजें भी मैटर करती हैं। प्रोफेसर यशपाल ने आदिवासी बच्चों के स्कूल छोड़े जाने पर गहन शोध किया और मध्य प्रदेश के होशंगाबाद में करीब 26 वर्षों तक उन्होंने उनके बीच काम किया और उन्होंने इस थ्योरी को नकारा कि स्टूडेंट ड्रॉप आउट करते हैं। उन्होंने कहा स्टूडेंट ड्रॉप आउट नहीं करते, स्टूडेंट का पुश आउट होता है, धकेल के बाहर निकाला जाता है। तो कैसे धकेला जाता है? ये सांस्कृतिक हमलों के जरिए। सांस्कृतिक हमला क्या है? सांस्कृतिक हमला यह है कि बच्चों के पास उनकी अपनी भाषा नहीं है, बच्चों के पास उनके इतिहास का, उनकी संस्कृतियों का पाठ्यक्रम नहीं है। जिन लोगों ने, जो हमसे पहले की पीढ़ी के लोग हैं, वे शायद इस बात को महसूसते होंगे कि बिरसा मुंडा राष्ट्रीय कैरिकुलम में कब आए हैं। अभी तक हमारी भारतीय जनता ये जानती ही नहीं है कि सरहुल एक त्योहार है आदिवासियों का। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो दबी छुपी हुई चीजें हैं, ये चीजें दरअसल सांस्कृतिक वर्चस्व का काम करती हैं। और जब हम मातृभाषाओं के जरिए शिक्षा की बात करते हैं तो वह उन्हीं संस्कृतियों का एक प्रतिपक्ष गढ़ने की बात होती है, उसी का प्रतिपक्ष है। हाँ, यह एक चुनौती है कि हम इसकी योजना कैसे करेंगे, हम इन चीजों की व्यवस्था कैसे करेंगे। यह एक सवाल है, जरूरी सवाल है, बहस तलब सवाल है, लेकिन इस वजह से हम इस सवाल को छोड़ नहीं सकते। समय काफी हो चुका है, मैं और ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं अपनी बात खत्म करता हूं।